किसी भी फ्लूइड में बच्चों उसकी फ्री सरफेस से h गहराई नीचे प्रेशर होता है बच्चों रो जी एच। ये जो प्रेशर है बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड के कारण जो लग रहा है हम वो वाला प्रेशर काउंट कर रहे हैं। सो साहब यहाँ पर अगर फ्लूइड की डेंसिटी रो है बच्चों और यदि हम उसकी फ्री सरफेस से एच गहराई नीचे है तो वहाँ पर जो प्रेशर होगा बच्चों वो होगा रो जी एच। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इट इज सर्टेनली श्योर बच्चों जो प्रेशर है वो एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, मान लीजिए अब यहाँ आएंगे बच्चों तो यहाँ प्रेशर कम होगा, अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, यदि आप यहाँ आ जाएंगे बच्चों तो प्रेशर और ज़्यादा होगा। नेचुरल सी बात है बच्चों, अगर यहाँ आ जाएंगे तो प्रेशर और ज़्यादा हो जाएगा। अरे जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एच अमूमन हम हाइट के लिए रिप्रेजेंट किया करते हैं बच्चों, पर यहाँ हम लोग डेप्थ के लिए यूज़ कर रहे हैं। फ्री सरफेस से एच गहराई नीचे प्रेशर है रो जी एच, प्रेशर बच्चों एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड एज वी आर मूविंग डाउनवर्ड बच्चों एच की वैल्यू बढ़ती जा रही है, सो लाजमी है बच्चों प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। अब यदि बच्चों मैं इस वेसल के अंदर, इस फ्लूइड के अंदर बच्चों किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाऊं, चलिए मैंने इस तरह के किसी ऑब्जेक्ट को ले गया बच्चों जिसके ये दोनों एंड्स मैंने यहाँ पर बंद कर रखे हैं। हो सकता है ये ऑब्जेक्ट जो है बच्चों वो सॉलिड हो, हॉलो हो, इट इज़ इमटेरियल। लेकिन एक बात को आप नोटिस कर सकते हैं बच्चों कि सपोज कीजिए ये जो ऑब्जेक्ट हम लेके गए हैं बच्चों इसके मैं दो क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, एक क्रॉस सेक्शन 1 और एक क्रॉस सेक्शन 2। अब 1 पर जो प्रेशर लग रहा है बच्चों वो लग रहा है P1। 1 पर जो प्रेशर लग रहा है वो मैंने माना बच्चों P1 और 2 पर जो प्रेशर लग रहा है बच्चों वो लग रहा है P2। एंड इट इज़ सर्टेनली श्योर बच्चों कि P2 जो होगा वो P1 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा बच्चों? क्योंकि जो पॉइंट 2 है बच्चों वो थोड़ा सा नीचे है, और अगर वो नीचे है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों उसकी गहराई थोड़ी ज़्यादा होगी। फर्ज कर लीजिए बच्चों पॉइंट 2 जो है उसकी डेप्थ जो है फ्री सरफेस से वो है H2, और पॉइंट 1 जो है बच्चों क्रॉस सेक्शन 1 जो है उसकी डेप्थ है बच्चों फ्री सरफेस से H1। तो P1 पर जो प्रेशर है बच्चों वो आएगा रो जी H1, और बच्चों P2 जो होगा वो होगा रो जी H2। और लाजमी बच्चों फ्रॉम द डायग्राम सर्टेनली श्योर कि H2 की वैल्यू H1 से बड़ी है। चूँकि वैल्यू H2 की जो है बच्चों वो H1 से बड़ी है, इसीलिए बच्चों पॉइंट 2 पर जो प्रेशर होगा वो पॉइंट 1 से ज़्यादा होगा। मतलब जो नेट प्रेशर लग रहा है बच्चों वो ऊपर की तरफ लग रहा है, नेट प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है। हमने हालांकि यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था, अदरवाइज हम इस तरह से प्रूव भी कर सकते हैं। ये लीजिए साहब, तो P2 पर जो प्रेशर है बच्चों वो ज़्यादा है और 1 पर जो प्रेशर है बच्चों वो कम है। और अगर हम यहाँ पर 2 पर लगने वाला फोर्स देखें बच्चों तो 2 पर लगने वाला फोर्स कितना होगा भाई? फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट मैं इसके अंदर लेके गया हूँ बच्चों, मैं सिंप्लिसिटी के लिए ये मान लेता हूँ कि इसका एरिया हर जगह एक जैसा है। यूनिफॉर्म रेडियस का सिलेंडर ले गया, एक कोन भी ले जाया जा सकता था बट हमने एक यूनिफॉर्म एरिया का बच्चों सिलेंडर ले लिया। अब 2 पर जो फोर्स है बच्चों वो ये है, और 1 पर जो फोर्स है बच्चों वो ये होगा भाई। फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, तो 2 पर फोर्स होगा यहाँ का प्रेशर इनटू यहाँ का एरिया, 1 पर फोर्स होगा बच्चों 1 का प्रेशर इनटू एरिया। अब यहाँ पर बच्चों चूंकि P2 की वैल्यू P1 से ज़्यादा है, इसीलिए बच्चों आप कह सकते हैं कि F2 की वैल्यू F1 से ज़्यादा होगी। बच्चों जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा वहाँ पे फोर्स ज़्यादा, जहाँ पे प्रेशर कम वहाँ पे फोर्स कम। और 2 पर जो फोर्स लग रहा है बच्चों, यदि इस प्रॉब्लम का FBD बनाया जाए तो 2 पर जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो ऊपर की तरफ लग रहा है, और 1 पर जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो नीचे की तरफ लग रहा है। आप जानते हैं बच्चों जो थ्रस्ट होता है वो हमेशा सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर लगता है। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं बच्चों पिछले लेक्चर्स में। तो F2 की वैल्यू F1 से ज़्यादा है। इट कंक्लूड्स बच्चों की जो नेट फोर्स है, जो ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स है बच्चों, दैट इज एक्टिंग अपवर्ड। नेट फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा है बच्चों? अपवर्ड लग रहा है। और कितना लग रहा है अगर मैं वो कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो इज़ नॉट अ बिग डील बच्चों। नेट फोर्स जो रहेगा बच्चों वो रहेगा F2 माइनस F1। ऑब्वियसली बच्चों चूंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लगते हैं मैं ऐड करता, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं मैं माइनस कर दूंगा। तो F2 माइनस F1 बच्चों, और F2 की वैल्यू कितनी है? F2 की वैल्यू है बच्चों P2A, और F1 की वैल्यू है बच्चों P1A। और इस तरीके से आपके पास में बच्चों P2 माइनस P1 into A. So this is the net force acting on this cylinder. इस सिलेंडर पे लगने वाला जो नेट फोर्स है बच्चों, जो प्रभावी परिणामी जो टोटल फोर्स लग रहा है बच्चों वो कितना लग रहा है? दैट इज P2 माइनस P1 होल इनटू A। और P2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? P2 की वैल्यू है
चलिए रखे देते हैं यहाँ पर रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन इंटू ए, ये लीजिए बच्चों। और इससे हम लोग जो क्वांटिटीज कॉमन निकाल सकते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं बच्चों। ये लीजिए हमने रो जी कॉमन निकाल लिया बच्चों, एच टू माइनस एच वन इंटू ए। और फर्ज कर लीजिए बच्चों ये जो सिलेंडर अंदर ले जाया गया है इसका जो हाइट है बच्चों वो h है। हाइट अगर h है तो नेचुरल सी बात है बच्चों, डायग्राम से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि h की वैल्यू h2 माइनस h1 होगी। वो यहाँ फिल कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए बच्चों रो जी h इंटू ए। सो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी विच इज एक्टिंग बच्चों अपवर्ड। वो ऊपर की तरफ लग रहा है। क्यों लग रहा है मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, टू पर यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा है, यहाँ पर जो प्रेशर कम है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा, यहाँ पे फोर्स कम होगा। और इस तरीके से बच्चों चूंकि नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो कम है, इसलिए कुल मिलाकर नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। और कितना लग रहा है बच्चों वो आपने कैलकुलेट किया, दैट इज एक्टिंग अपवर्ड। तो ये ऊपर की तरफ लगने वाला बल है बच्चों। और ये जो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगा करता है बच्चों, इस फोर्स को हम बोला करते हैं बॉयंट फोर्स। व्हाट फोर्स एक्ट्स अपवर्ड बच्चों। यहाँ पर जितना फोर्स ऊपर की तरफ लगा करता है, यहाँ पर बॉयंट की स्पेलिंग थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों आप लोग, BUOYANC होता है। मैंने थोड़ा सा गलत लिखा और मैं अंग्रेजी में गलती करता रहता हूँ बच्चों, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मैं बॉयंट फोर्स मैंने फिर गलती करी है बच्चों। ये जो फोर्स ऊपर की तरफ लगता होता है बच्चों, इससे हम बोला करते हैं बॉयंट फोर्स, या चूंकि ये ऊपर की तरफ लगा करता है बच्चों इसीलिए इस फोर्स को हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स कहा करते हैं। इसे उत्प्लावन बल बच्चों हिंदी में कहा जाता है। उत्प्लावन बल चूंकि ये उत्प्लावित करता है, ऊपर की तरफ लगा करता है। अप थ्रस्ट जो लग रहा है बच्चों नेट, दैट इज एक्टिंग अपवर्ड, इट इज़ वाई। और ये फिनोमिनन बच्चों जबकि किसी भी फ्लूइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाया जाता है तो वो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। इस फिनोमिनन को हम बोला करते हैं बच्चों बॉयंसी। ये बड़ी कॉमन सा एक्सपीरियंस आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग कभी किसी पानी में से बच्चों बकेट खींच रहे हो, एक बाल्टी भर के खींच रहे हो। मान लीजिए एक बड़ी सी टंकी है हमारे घर में और मैं उसमें से बाल्टी पानी की भरी खींच रहा हूँ, तो जब तक वो बकेट पानी के अंदर रहती है मुझे बड़ी हल्की महसूस होती है। लेकिन जैसे ही वो बकेट बाहर आ जाती है, वो बकेट अपने एक्चुअल वेट मुझे लगने लगता है, मुझे काफ़ी भारी महसूस होने लगती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ बच्चों बॉयंसी। ऐसे कई सारे और उदाहरण हैं, हम लोग अभी धीरे धीरे वन बाय वन भी इस बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों। बट किसी भी फ्लूइड के कारण ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है बच्चों ऑब्जेक्ट पर, उसे हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। और इस फिनोमिनन को हम बच्चों बॉयंसी कहा करते हैं। और वो कितना लगता है बच्चों, तो दैट यू कैन सी बच्चों दैट इज एक्टिंग दिस मच। और यहाँ पर थोड़ा सा और अगर मैं इसे डिस्कस करूँ बच्चों, तो दिस इज नेट फोर्स विच इज एक्टिंग अपवर्ड। इसे मैंने FU लिख दिया, FU लिख दीजिए, FUP लिख दीजिए, FB लिख दीजिए, जो आपकी इच्छा हो बच्चों वैसा लिख दीजिए। एंड किसके बराबर आ रहा है बच्चों, दिस यू कैन सी इज इक्वल्स टू बच्चों रो। एक तो आपके पास में ये लीजिए बच्चों, इसे मैं थोड़ा सा कुछ अलग ऑर्डर में लिख देता हूँ, A इंटू H इंटू रो इंटू G। सो दिस इज द अपथ्रस्ट फोर्स बच्चों, लगने वाला उत्प्लावन बल है। अभी A यहाँ पर क्या बच्चों, एरिया। A बच्चों यहाँ पर एरिया है और H जो है बच्चों वो हाइट है। A यहाँ पर एरिया है और H क्या बच्चों यहाँ पर हाइट है। अब इस तरह से बच्चों एरिया इंटू H क्या होता है, एरिया इंटू H होता है बच्चों वॉल्यूम। A इंटू H होता है बच्चों वॉल्यूम और रो इंटू G। सो दिस इज द अपथ्रस्ट फोर्स बच्चों, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है। ये ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है बच्चों। यहाँ पर V क्या है, यहाँ पर V किसका वॉल्यूम है बच्चों, V यहाँ पर एस तो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। ये जो V है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। ये जो सिलेंडर आप इसके अंदर लेके गए हैं, भले वो सॉलिड हो या भले हॉलो हो, इट इज़ इमटेरियल बच्चों, वो सॉलिड हो या हॉलो हो, जितना वॉल्यूम आप उसके अंदर लेके गए हैं ये यहाँ पर V वो वॉल्यूम है। अब बाई चांस बच्चों अभी जब मैंने ये सब कुछ जो सारी कहानी करी, इसमें क्या करा मैंने, पूरे के पूरे सिलेंडर को मैं वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर ले गया। कई बार ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि पूरा ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर नहीं ले जाया जाए। मान लीजिए कि लिक्विड कुछ इस तरह से फिल्ड अप है, ये देखिएगा बच्चों, लिक्विड कुछ इस तरह से किसी वैसल में फिल्ड अप है और मैं किसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर लेके जाता हूँ, बट इसको मैं पूरी तरह से नहीं लेके जाता। समवाट कुछ ऐसी सिचुएशन कर लेता हूँ कि आधा उसके अंदर है और आधा बाहर है, इस तरह से भी कर सकता हूँ बच्चों। हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इंटायर वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैज़ बीन टेकन इनटू दी वाटर।
इट इज नॉट नेसेसरी, बट वट एवर वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन साइड द लिक्विड, उस ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम बच्चों उस ऑब्जेक्ट के लिक्विड के अंदर जाएगा, लिक्विड को उतना ही वहां से हटना पड़ेगा, दैट मच अमाउंट ऑफ द लिक्विड हैज टू बी डिस्प्लेस्ड। भाई आप जब ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर लेकर गए तो लिक्विड वहां से हटा, अगर वहां पर भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑब्जेक्ट को आप ले जाओ और लिक्विड वहीं के वहीं पड़ा रहे। व्हेन यू आर टेकिंग दैट ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड हैज टू बी डिस्प्लेस्ड। सो हियर V इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अनडाउटेडली बच्चों यहाँ पर तो V वो जो ऑब्जेक्ट है वो वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम है, पर चूंकि मैं पूरी तरह से ऑब्जेक्ट को उसके अंदर ले गया हूँ, लेकिन अगर मैं पूरी तरह से नहीं ले जाता हुए इस तरह से ले जाऊँ तो फिर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कुछ ज़्यादा होगा और लिक्विड का जो वॉल्यूम हटेगा वो कुछ और होगा। सो यहाँ पर बच्चों वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हम लिखें तो बेहतर होगा बच्चों। एक्चुअली हो सकता है कि आप ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से उसके अंदर ना ले जाते हुए उसको पार्शियली उसके इनसाइड ले जाओ, कंप्लीटली उसके इनसाइड ले जाओ। भाई ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट इज टेकन कंप्लीटली इनसाइड दी वाटर, ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से आप वाटर में लेके गए हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। हो सकता है आप आधा अधूरा लेके गए हो, यहाँ पूरा ले गए थे, यहाँ आधा अधूरा ले गए थे। सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी बच्चों कि दैट टोटल दैट कंप्लीट ऑब्जेक्ट हैज़ बीन टेकन इनटू द वाटर, पूरे ऑब्जेक्ट को पानी में ले जाया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ एक बात है, जितना भी आप पानी में लेके जाओगे, जितना भी उसे लिक्विड में लेके जाओगे, उतना ही लिक्विड को वहाँ से हटना पड़ेगा, डिस्प्लेस होना पड़ेगा। अगर आप पूरी तरह से ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर ले गए तो पूरा उसके वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम लिक्विड हट जाएगा, वरना जितना वॉल्यूम लेके जाओगे उतना वॉल्यूम हट जाएगा। सो मैं यहाँ पर V बच्चों वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस लिख रहा हूँ, ना कि V ऑफ द वॉल्यूम ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट पूरी तरह से, यहाँ पर बाई चांस मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजन आता है इसीलिए, और मैं जनरली बार बार उसी बारे में बोलता हूँ जहाँ कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के रहते हैं बच्चों। चूँकि मैं पूरी तरह से इसमें ले गया था इसलिए जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है बच्चों, कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति आपके समक्ष निर्मित होती है, तब आप क्या करेंगे? तब आप बच्चों आप पूरा वॉल्यूम नहीं लेंगे, आप सिर्फ उतना वॉल्यूम लेंगे जितना उसके अंदर गया है। वट एवर वॉल्यूम हैज़ गॉन इनसाइड द सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हैज़ बीन डिस्प्लेस। सो V इज़ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बच्चों। और रो यहाँ पर किसकी है बच्चों? रो जो है यहाँ पर बच्चों, दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। रो जो है बच्चों दैट इज द डेंसिटी। ये डेंसिटी किसके लिए आपने बच्चों? ये आपने जो प्रेशर लिया बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड, बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड लिया। सो बच्चों यहाँ पर रो जो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और इस तरीके से बच्चों जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, जो उत्प्लावन बल लग रहा है बच्चों, वो किसके बराबर लग रहा है? मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले बच्चों वॉल्यूम जो लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ, V किसका वॉल्यूम बच्चों? जो लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ, मैं उससे VD लिख देता हूँ। चलिए VD ज़्यादा उसको प्रिसाइसली कर देता हूँ बच्चों। VD इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बच्चों, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड G इज बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो दिस विल बी बच्चों अपथ्रस्ट फोर्स ऑन द बॉडी। उस बॉडी पर लगने वाला उत्प्लावन बल, बॉयंट फोर्स कितना होगा? होप आपको ये बात समझ में आई है। और एक बात और भी समझ सकते हैं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। भाई आप किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम और उसी सब्सटेंस की डेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन करोगे, सो दिस विल बी द बच्चों मास ऑफ द बॉडी। भाई वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है? मास होता है। सो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा बच्चों, दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बच्चों इनटू G. So you can note down बच्चों one more thing over here. Here MD is the mass of liquid displaced. Mass of liquid displaced ये लिख दीजिएगा बच्चों। अच्छा एक बात और है, M into G क्या होता है बच्चों? M into G क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है बच्चों, वेट। सो आई कैन ऐड वन मोर थिंग ओवर हियर बच्चों की अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों? अपथ्रस्ट फोर्स जो है बच्चों दैट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ये लिख लीजिएगा बच्चों। सो हम इसको कई तरीके से बोल सकते हैं बच्चों। जो किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो अपथ्रस्ट फोर्स है, किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है बच्चों, वो उत्प्लावन बल किसके तुल्य बराबर समान इक्वल होता है बच्चों? दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड।
weight of the liquid displaced or mass of the liquid displaced into gravitational acceleration or volume of the liquid displaced into the density of the respective liquid बच्चों into gravitational acceleration. So these all are the identities बच्चों for calculating the buoyant force और upthrust force, उत्प्लावन बल जिसे हिंदी में नाम दिया जाता है बच्चों. ये जो भी कुछ लिखा है मैंने यहाँ पे जरूर आप कॉपी कर लीजिएगा. मैं साइड में खड़ा हूँ भैया, इसे कॉपी करना आपको जरूरी है, भले आपको समझ में आया हो नहीं आया हो तो वो तो होना ही नहीं चाहिए, और आया भी है तो भी आप जरूर लिख लीजिएगा बच्चों. तो हमने क्या देखा बच्चों, जैसे जैसे हम किसी लिक्विड के अंदर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जाता है और इसी कारण से बच्चों फोर्स भी बढ़ते जाता है, और इसी कारण से बच्चों ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स से ज़्यादा होता है, और नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, और उस फोर्स को हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स या बॉयंट फोर्स कहते हैं, जिसकी वैल्यू जो है बच्चों किसके बराबर है. होप आपको ये बात समझ में आई है. इसी के ऊपर हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, एक दो छोटे छोटे से सम्स कर लेते हैं. चलिए, हमें बच्चों यहाँ पर जो है एक इस तरह का बच्चों वेसल दे रखा है विच हैज़ बिन फिल्ड बाय सम लिक्विड बच्चों, जिसे आपने किसी लिक्विड से बच्चों फिल कर दिया है, किसी द्रव से बच्चों आपने इसको भर दिया है. ये लीजिए साहब, और इस तरह से आपने किसी से भर दिया बच्चों, और इसके अंदर फर्ज कीजिए बच्चों मैंने कोई एक सेकंड बच्चों, यहाँ पर मैंने कोई धागे से किसी बैलून को बांध रखा है बच्चों. मैंने किसी बैलून को बांध रखा है. ये लीजिए बच्चों, यहाँ पर ये बैलून है बच्चों विच इज़ फिल्ड विथ एयर, जो कि एयर से फिल्ड अप है बच्चों. और आपसे बोला यहाँ पर है कि इस स्ट्रिंग में लगने वाला टेंशन कैलकुलेट कीजिए. स्ट्रिंग में लगने वाला टेंशन कैलकुलेट कीजिए बच्चों, जबकि ये गिवन है कि ये जो बैलून है इसका वेट है बच्चों W. इसका वेट कितना है बच्चों? W. और इस बैलून के मटेरियल की डेंसिटी है बच्चों सिग्मा. इस बैलून के मटेरियल की डेंसिटी है सिग्मा, और ये जो लिक्विड है बच्चों इसकी डेंसिटी है रो. लिक्विड की डेंसिटी कितनी है बच्चों? रो. फटाफट वीडियो को पॉज करके बच्चों आप स्ट्रिंग में लगने वाले टेंशन को एवल्यूट कीजिए. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहली बात आप इसका वॉल्यूम निकालिए. तो वॉल्यूम ऑफ बैलून क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ बैलून, एक सेकंड, इसका एक्चुअल वेट आपको दे रखा है बच्चों W. तो एक सेकंड भैया, मैं थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स करता रहता हूँ, अगर कहीं कर भी दूँ भैया तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा, मुझे माफ़ कीजिएगा. पहले तो मैं वॉल्यूम ऑफ बैलून निकालूँ तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? पहले इसका मास निकालिए, और मास क्या होगा बच्चों? W/G. भाई वेट होता है M × G. अभी वेट दे रखा है आपको, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा इतना, और अपॉन इसकी डेंसिटी बच्चों. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बैलून. होप आपको बात समझ में आई है. भाई वेट होता है M × G, तो मास इसका आ जाएगा बच्चों W/G अपॉन सिग्मा. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बैलून. ये बैलून का वॉल्यूम आ गया. अब चूंकि बैलून पूरी तरह से इसके अंदर है बच्चों, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ बैलून एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, सिंस इट इज कंप्लीटली बच्चों इनसाइड इट, पूरी तरह से उसका इनसाइड है, इसीलिए दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. ये वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड आ गया बच्चों. सो अब आपको इस पर लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स अगर हम कैलकुलेट करें तो अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगा बच्चों? अपथ्रस्ट फोर्स होता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G. वो फार्मूला आपके सामने बच्चों, बिल्कुल उसको दिमाग में घुसा लीजिए. अब ये आपके पास में W/G सिग्मा इज द वॉल्यूम, बिकॉज बैलून इज कम्प्लीटली इनसाइड द वाटर बच्चों, इसीलिए जितना वॉल्यूम उसका है एक्चुअली उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाएगा. इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी बच्चों? वो आपको दे रखी है रो इनटू दिस. सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड. ये बच्चों अपवर्ड लगने वाला फोर्स आ गया. अब हमसे अपवर्ड लगने वाला फोर्स यहाँ पर नहीं पूछा बच्चों, हमसे तो यहाँ पर पूछा है कि ये जो बैलून है साहब इस पर टेंशन कितना लग रहा है, व्हाट टेंशन इज एक्टिंग ऑन दिस. तो चलिए साहब हम ये कैलकुलेट करें. तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, इसका FBD बनाते हैं. अब इसका FBD बनाओगे बच्चों तो एक बात तो आप जानते हो कि जो टेंशन होता है बच्चों हमेशा वो मास से अवे होता है. डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मास. सो व्हाट आई सी,
आई सी बच्चों की यहाँ पर जो टी लग रहा है वो नीचे लग रहा है, और इसका जो वेट लग रहा है बच्चों वो भी नीचे लग रहा है, और जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है बच्चों वो तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ लग रहा है। आई रिपीट बच्चों, टेंशन नीचे, डब्ल्यू वेट तो नीचे लगना ही है, अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर लग रहा है। और चूंकि ये इक्विलिब्रियम है इसलिए व्हाट फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड इज डाउनवर्ड बच्चों, जितना फोर्स ऊपर होगा उतना फोर्स नीचे होगा। और अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू आप लोग निकाल चुके बच्चों, दैट इज रो सिग्मा जी अपॉन इंटू जी इंटू सिग्मा बच्चों, डब्ल्यू रो जी, होप ये सही लिखा मैंने, और इज इक्वल्स टू बच्चों टी प्लस डब्ल्यू। अच्छा, जी से जी बच्चों आप चाहे तो यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते थे, नेसेसरी उसके लिए आपको स्टेप नहीं लिखना पड़ती। अभी डब्ल्यू कॉमन निकाल देंगे बच्चों तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा बच्चों 1 माइनस रो बाय सिग्मा। होप ये बात बिल्कुल सही करी है मैंने। यहाँ पर एक सेकंड, हाँ भाई ये थोड़ा सा गलती कर दी बच्चों मैंने, यस गलती करी है मैंने। क्या गलती करी है बच्चों? अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये होगा रो बाय सिग्मा -1, क्योंकि W को इधर ले आइए बच्चों और सॉल्व कर लीजिए। दिस विल बी द टेंशन एक्टिंग इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में लगने वाला टेंशन कितना होगा? ये कुछ इतना आ गया बच्चों। चलिए अब एक काम और कीजिए बच्चों, ये तो आपने टेंशन कैलकुलेट कर लिया। अब ये मान लीजिए कि शुरुआत में ये बैलून जो है साहब ये डी गहराई नीचे था बच्चों, यहाँ से कितनी गहराई नीचे था? इस क्वेश्चन को मैं और थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ बच्चों। बिल्कुल बिगिनिंग में ये जो आपका बैलून है बच्चों, ये कितनी गहराई नीचे था? यहाँ से डी गहराई नीचे था, और अचानक से स्ट्रिंग को मैंने काट दिया। अचानक से स्ट्रिंग को मैंने काट दिया, तो आपको ये बताना बच्चों कि ये बैलून यहाँ से इसके फ्री सरफेस से कितनी ऊंचाई उछलेगा। व्हाट यू नीड टू डू बच्चों, आपने पहले बैलून ओरिजिनली कितनी गहराई पर था? डी गहराई नीचे था। सडनली दिस स्ट्रिंग इज स्नैप्ड, अचानक से स्ट्रिंग को कट कर दिया मैंने। तो आपसे ये पूछा है बच्चों कि ये बैलून इसके फ्री सरफेस से कितनी हाइट अटेन करेगा, आपको वो कैलकुलेट करनी है बच्चों। और ये मान कर चलिएगा कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस डेप्थ, इस डेप्थ के कंपैरिजन में इस बैलून का साइज बच्चों नेग्लिजिबल है। एक बात दिमाग में आ सकती है, चूंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले से आपको कि इस गहराई के कंपैरिजन में बच्चों इस बैलून का साइज नेग्लिजिबल है। आपको ये बोला है कि जैसे स्ट्रिंग को कट करते हैं साहब ये कितनी ऊंचाई उछल कर जाएगा। आप कैलकुलेट कीजिए, वीडियो को पॉज करके कीजिएगा, अगर ये नहीं किया हो पहले तो इसको कर लीजिएगा। अब क्या होगा बच्चों, जरा हम इस बारे में समझें इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। जब आपने स्ट्रिंग को कट कर दिया तो ये टेंशन का काम तो खत्म हो गया बच्चों। तो अब एक फोर्स जिसने इसको नीचे की तरफ संभाले रखा था, अगर ये धागा बंधा हुआ था तो ये नीचे था बच्चों, लेकिन जैसे ही मैंने इसको कट किया, जैसे ही मैंने इसको कट किया बच्चों, यहाँ पर ये हट जाएगा, ये पोर्शन हट जाएगा। ये जरूर कॉपी कर लीजिएगा बच्चों, मैं अगले पोर्शन में बोल रहा हूँ आपको। चलिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ, लिखे ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब जैसे ही आपने इसको कट करा, ये अपथ्रस्ट फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रहा है बच्चों, और ये जो वेट है बच्चों वो नीचे की तरफ लग रहा है। सो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग? दैट इज एक्टिंग बच्चों अपवर्ड, वो लग रहा है ऊपर की तरफ। कितना लग रहा है बच्चों? इतना। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी बच्चों? अपथ्रस्ट फोर्स माइनस डब्ल्यू, और अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? डब्ल्यू रो अपॉन सिग्मा। ये है, क्योंकि जी से जी तो कैंसिल हो गया बच्चों, माइनस डब्ल्यू। सो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अभी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स इतना हो गया। अभी नेट फोर्स इतना हो गया बच्चों, तो उस पर लगने वाला नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? आप इस ये जो आपके पास में लिखा हुआ है रो बाय सिग्मा -1, ये तो बच्चों फोर्स है, ये फोर्स है। और फोर्स को किससे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों? आपको मास से। और मास कितना है बच्चों इसका? एक्चुअली W अपॉन जी। भाई W बराबर m इंटू जी है। सो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हाट इज द नेट फोर्स? भाई एक्सेलरेशन निकालना तो एक्सेलरेशन होगा बच्चों नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स अपॉन मास आया, मास है W अपॉन जी। सो इस तरीके से बच्चों W से W कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा बच्चों G इंटू रो बाय सिग्मा -1। सो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन विथ विच इट इज मूविंग अपवर्ड। ये बच्चों उसका ऊपर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन आ गया। अब उसका ऊपर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन आ गया बच्चों। ये कब? ये पहला केस है बच्चों जब जो बैलून था बच्चों वो फ्लूइड में, ये वो वाला केस है बच्चों जब जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड के अंदर ही तैर रहा है, अभी फ्लूइड से बाहर नहीं आया है वो, ये वो वाला केस है बच्चों। अब इस केस में क्या होगा?
इस केस में बच्चों बैलून जो है यहाँ से यहाँ तक गया, तो उसने यहाँ से यहाँ तक जाना है, उसने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली, उसके लिए इक्वेशन लगाते हैं बच्चों v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और u कितना, शुरुआत में उसकी स्पीड बच्चों 0 थी, स्ट्रिंग को कट करते समय उसकी जीरो स्पीड 0 थी बच्चों, और a कितना बच्चों g इंटू कितना रो बाय सिग्मा माइनस 1 के, ये तो हो गया बच्चों एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट कितना चला, व्हेन दिस बैलून कम्स फ्रॉम हेयर टू हेयर हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इट ट्रेवल्स d। मैंने जैसा कहा आपसे कि ये आप साइज इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर लेते हैं, वरना फिर वो क्वेश्चन मार्क लगेंगे, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया आपको बच्चों। सो इतनी वेलोसिटी से जब जैसे जैसे फ्लूइड जैसे जैसे बैलून ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ये बैलून ऊपर जाएगा बच्चों, वैसे वैसे उसकी स्पीड नेचुरल बात बढ़ेगी, क्योंकि फ्लूइड उस पर ऊपर की तरफ फोर्स मार रहा है, लगा रहा है। सो इतनी वेलोसिटी आएगी, ये पहला केस हो गया। अब उसके बाद में बच्चों दूसरा केस आएगा जब बैलून एयर में आ जाएगा। अब जब बैलून एयर में आ गया मतलब उसने फ्लूइड को छोड़ दिया है। दूसरा केस बच्चों जब उसने फ्लूइड को छोड़ दिया है, ये लीजिए बच्चों, इट हैज बीन रिलीज फ्रॉम द वाटर और लिक्विड जो भी था बच्चों, अब ये एयर में आ गया। तो अब ये क्या करेगा बच्चों, जितनी स्पीड उसको मिल चुकी है इतनी स्पीड से वो राइज होना शुरू होगा। इट विल स्टार्ट राइजिंग विद दिस पर्टिकुलर स्पीड इनिशियली इन एयर एंड विल गो जब तक कि उसकी स्पीड क्या नहीं हो जाए बच्चों, 0 नहीं हो जाए। नेचुरल सी बात है बच्चों, ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक कि इसकी स्पीड, चाल, गति, वेग क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। सो अब बच्चों वापस से इक्वेशन लगाता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब की बार इनिशियल स्पीड क्या होगी बच्चों, जब वो एयर में आ गया। सो जब वो वाटर में चल रहा था तब नेट फोर्स उस पर इतना लग रहा था बच्चों, और उससे उसका एक्सेलरेशन निकाला, वो ये आ गया। इतने एक्सेलरेशन से वो ऊपर गया, इतनी वेलोसिटी उसने गेन कर ली, और ये जो वेलोसिटी गेन कर ली बच्चों, अब ये एयर वाले मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी बच्चों, कितनी होगी, 2gd इंटू बच्चों रो बाय सिग्मा माइनस 1। ये ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है आपको, यू नीड नॉट टू गो फॉर स्क्वायरिंग ऑलरेडी बिकॉज इट इज v स्क्वायर प्लस 2, और a की वैल्यू कितनी बच्चों, माइनस g। a की वैल्यू है बच्चों माइनस g, और s कितना बच्चों, जब कितना चलेगा वो ऊपर, लेट अस सपोज कि साहब वो h हाइट ऊपर जाता है, और वो तब तक ऊपर जाएगा जब तक कि उसकी फाइनली स्पीड क्या ना हो जाए बच्चों, 0 ना हो जाए। भाई फ्लूइड के में चलने के दौरान उसने इतनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली थी, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का स्क्वायर एक्वायर कर लिया था, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों। और जब वो एयर में आ गया तो अब तो एयर के कारण, अब तो लिक्विड के कारण लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स नहीं है, और एयर के कारण कोई अपथ्रस्ट फोर्स अगर लग भी रहा है बच्चों तो उसे आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। ये कुछ आ गया बच्चों। अब इसको आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा अगली स्टेप में बच्चों 2gh इंटू 2gd इंटू साहब रो बाय सिग्मा माइनस 1। यह आएगा बच्चों 2g से 2g क्या हो गया बच्चों, कैंसल, और इस तरीके से h की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो d रो अपॉन सिग्मा माइनस 1। होप सारे कैलकुलेशंस मैंने जो करें बच्चों वो बिल्कुल सही करें, और इस तरीके से दिस विल बी द हाइट एक्वायर्ड बाय दैट बैलून विथ रिस्पेक्ट टू फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। बच्चों लिक्विड की फ्री सरफेस, उसके मुक्त सतह के सापेक्ष वो कितनी ऊंचाई चलेगा बच्चों, वो ये आ गई। और अगर आपसे पूछते हैं कि यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, तो यहाँ से d डेप्थ तो ऊपर गया और फिर h ऊपर गया बच्चों, तो कुल मिलाकर अगर डिस्टेंस निकाली जाए तो वो h प्लस डी हो जाएगी। इसमें अगर आप d और जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर h प्लस डी हो जाएगी, इसमें d जोड़ दीजिए बच्चों, तो फाइनली आंसर आ जाएगा h रो बाय सिग्मा। ऐसा उन्होंने आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि फ्री सरफेस से कितना जाएगा, अगर टोटल पूछते तो आप इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस डी कीजिए, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। यह एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा बच्चों कि हमने यहाँ पर एक और चीज़, पहली बात तो हमने बैलून के साइज़ को उस ओरिजिनल डेप्थ या ओरिजिनल हाइट के कंपेरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया है, एक बात। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी बच्चों की, चूंकि जैसे जैसे बैलून ऊपर जाएगा वैसे वैसे एक्चुअली इसका वॉल्यूम बच्चों बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये बैलून, क्योंकि जितना बैलून नीचे जाएगा उतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा, तो प्रेशर के कारण बैलून दब रहा है, बैलून जो है बच्चों उस प्रेशर के कारण दब रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर ये मान कर चल रहा हूँ कि एज द बैलून इज राइजिंग अप इट्स वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग। अगर वो वॉल्यूम चेंज होगा बच्चों तो अपथ्रस्ट फोर्स भी चेंज होगा। बेजा लगाइए भाई, अपथ्रस्ट फोर्स वॉल्यूम, भाई जितना वॉल्यूम होगा बैलून का लिक्विड का उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, और अपथ्रस्ट फोर्स बच्चों लिक्विड के डिस्प्लेस वॉल्यूम पर डिपेंड करता है।
आप जानते हो बच्चों। सो हमने यहाँ पर ये माना है कि एज द बैलून इज राइजिंग अप इट्स वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, और इफ इट इज चेंजिंग इट इज नॉट चेंजिंग बाय सम कंसिडरेबल और अप्रिशिएबल और सम कैलकुलेटिव, जिसको मैं कैलकुलेट कर सकूँ, ऐसे किसी अमाउंट से वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर वो चेंज होगा तो फिर थिंग्स विल बिकम बिट कॉम्प्लेक्स। हो सकती है सवाल वैसा नहीं है, बट अभी हमने सहूलियत के लिए इसको ऐसा कर दिया बच्चों। तो ये एक छोटी सी बात थी, होप आपको ये बात समझ में आई होगी बच्चों। हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस पर कुछ और काम करते हैं बच्चों। तो हमने क्या देखा बच्चों, लिक्विड कितना अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है और क्या कुछ सिचुएशन रहती है। होप आपको ये बात समझ में आई है। चलिए इसी क्वेश्चन को हम वापस से करते हैं बच्चों, ये जरूर से बना लीजिएगा। मैं वापस से बच्चों इसी क्वेश्चन को आपको कराता हूं और आपसे बोला है कि स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट कीजिए। यू नीड टू कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग बच्चों, जबकि दिस एंटायर वेसल इज टेकन अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। बच्चों इसे मैं अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ लेके जाता हूं, यदि मैं इसे पूरे वेसल को ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ लेके जाता हूं, तो आपको बच्चों इसमें टेंशन कैलकुलेट करना है। आप फटाफट वीडियो को पॉज करके, सारा डाटा आपके पास में वही है बच्चों जो थोड़ी देर पहले था, आपको बताना है स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। अब देखिए कितना होगा बच्चों। अब यहाँ पर फिर वही बात होगी जो अपथ्रस्ट फोर्स अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला था बच्चों, वो कितना आया था, इतना कुछ आया था मेरे ख्याल से, होप मैंने सही करा है। अब यहाँ पर बच्चों मैं अगर इसका एफबीडी बनाता हूँ तो टी बच्चों लग रहा है नीचे, डब्ल्यू लग रहा है बच्चों नीचे, और अपथ्रस्ट फोर्स जो लग रहा है बच्चों ऊपर। और अगर मैं अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसे हम ध्यान हो आपको बच्चों FOR कहते होते हैं, अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बच्चों ग्राउंड पे रख लूँ, ज़मीन पे खड़े होकर देखूं, तो मैं क्या पाऊंगा, मैं ये पाऊंगा साहब कि वेसल चूंकि ऊपर जा रहा है इसलिए वो बैलून भी ऊपर जा रहा है। अरे भाई मैं अगर ज़मीन पे खड़े होकर देखूंगा तो मुझे वो बैलून ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो बच्चों यहाँ अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊँ तो मैं क्या देखूंगा बच्चों, अपथ्रस्ट फोर्स माइनस नीचे की तरफ लगने वाले फोर्सेस बराबर क्या बच्चों, उसका मास इनटू एक्सेलरेशन। यही कुछ सिचुएशन होगी बच्चों इफ इट इज मूविंग अपवर्ड। तो ग्राउंड पे खड़े होकर देखूंगा तो ग्राउंड पे खड़े होने के बाद में बच्चों मुझे जो मिलेगा नीचे की तरफ फोर्स जो लगेगा वो T + W लगेगा, और ये ऊपर, और चूंकि वेसल ऊपर जा रहा है इसलिए बैलून भी ऊपर जा रहा है, इसलिए ऊपर का फोर्स ज़्यादा और नीचे का फोर्स कम। मेरी ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों ग्राउंड है, और ये बच्चों T रो अपॉन सिग्मा माइनस T प्लस, और एक मिनट, ये W भी बच्चों यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये लीजिए माइनस का, और M की वैल्यू है बच्चों W/G × A। अभी कुछ यहाँ पर से कैंसिल हो रहा है, कुछ खास नहीं, बस ये है कि बच्चों इस T को आप उधर ले जाइए, उसको उधर ले आइए, तो आप यहाँ पे से W अगर कॉमन निकालते हैं बच्चों तो ρ/σ -1 माइनस G/A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, T। ये कुछ आ जाएगा मेरे ख्याल से, मैंने कैलकुलेशन अगर सही करें तो बच्चों ये T जो है वो उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये बच्चों इधर आ जाएगा, और थोड़ी सी गलती कर दी है मैंने क्या गलती कर दी है बच्चों, मैंने गलती करी है क्योंकि ये जब इधर आएगा तो ये A/G होगा बच्चों, इज इक्वल्स टू T। सो दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग में लगने वाला बच्चों टेंशन आ गया, धागे में लगने वाला तनाव आ गया। पिछली बार टेंशन कितना आया था बच्चों, पिछली बार आपने ये वाला एक्सप्रेशन नहीं था, तो पिछली बार आपके पास में सिर्फ इतना आया था। अब मैं अगर इसे उसी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो पिछली बार टेंशन क्या आया था, चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। लास्ट टाइम जो टेंशन आया था बच्चों थोड़ी देर पहले, मतलब वो आया था W × ρ/σ -1, इतना टेंशन आया था बच्चों, इतना टेंशन पिछली बार आया था, और इस बार जो टेंशन आ रहा है बच्चों वो कुछ इतना आ रहा है। तो थोड़ा सा पिछली बार से जो टेंशन आ रहा है रिलेटिवली बच्चों वो कम आ रहा है, पिछली बार टेंशन ज़्यादा आ रहा था। और हम यहाँ पर एक और बात भी कर सकते हैं बच्चों, हम चाहें तो इस टेंशन को उस टेंशन की फॉर्म में लाने का कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसा तो चूंकि एक्सेलरेशन के टर्म्स में आंसर आना है, इसलिए आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम वाली बात है बच्चों। हम इन दोनों का रेशो ले लेंगे तो भी दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो चलिए, तो एक छोटी सी बात थी बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी, और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया, इसे आप स्यूडो फोर्स के फंडे से भी कर सकते हैं। अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने मेरी ग्राउंड रखी थी, मैं वेसल के अंदर ही खड़ा हो जाऊं और फिर भी मैं अपना काम कर सकता हूं। अगर मैं स्यूडो फोर्स के फंडे से करूंगा तो आपको पता है बच्चों क्या होगा, ये T नीचे लग रहा है ऑब्वियसली, W भी नीचे लग रहा है ऑब्वियसली, और
जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो भी नीचे लगेगा और जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो भी आप कर सकते हैं कि जितना फोर्स ऊपर, अगर मैं अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो है वो उसी के अंदर कर दूं तो ये सब बराबर हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि मैं अगर वेसल के अंदर खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे वो ऑब्जेक्ट जो है बच्चों वो रेस्ट में स्टेशनरी दिखाई देगा। सो व्हाट फोर्स इज एक्टिंग अप, व्हाट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, इस तरीके से काम हो जाएगा। तो ये भी एक छोटी सी बात है बच्चों, चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और जैसा मैंने अभी क्वेश्चन कराया कि ये पूरा जो सिस्टम है ये ऊपर ले जाया जा रहा है, अगर इस पूरे सिस्टम को नीचे ले जाया जाए तब नीचे वाले फोर्सेस ग्रेटर हो जाएंगे और ऊपर वाला फोर्स बच्चों स्मॉलर हो जाएगा। अब तो बच्चों मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि किसी लिक्विड के अंदर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ले गया था बच्चों, किसी लिक्विड के अंदर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ले गया और मैंने क्या देखा साहब, जब मैं इस लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को ले गया, हो सकता है मैं पूरी तरह से उसके इनसाइड ले गया, हो सकता है मैं पार्शली ले गया, हो सकता है वो ऑब्जेक्ट सॉलिड हो सकता है वो ऑब्जेक्ट हॉलो, जो मर्जी सिचुएशन हो। लेकिन एक बात आप समझ सकते हैं बच्चों की इसका जो एक्चुअल वेट है, इस ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल वेट है बच्चों वो है कितना, एक्चुअल वेट मान लीजिए बच्चों कितना है W। एक्चुअल वेट जो आ रहा है बच्चों इस ऑब्जेक्ट का वो कितना आ रहा है, W आ रहा है। और इस पर लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स जो है बच्चों वो कितना लग रहा है, V इंटू रो इंटू जी, वेयर V इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये लीजिए, चलिए मैं ऐसा लिख देता हूं बच्चों। सो इस पर लगने वाला इसका जो नेट वेट होगा बच्चों, अभी हमने क्या पिछला जो सम किया था बच्चों उसमें एक्चुअली वो बैलून ले गए थे, और बैलून इतना तो आप खोपड़ी लगा सकते हो कि बैलून जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली लिक्विड से हल्का होगा, इसलिए वो उस पर ऊपर चला गया था। अगर अदरवाइज कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए भारी है उसको लिक्विड के अंदर ले जाया जाए तो व्हाट इज द नेट फोर्स, अगर ये मान लिया जाए कि जो एक्चुअल वेट है वो अपथ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा है, इफ इट इज कंसीडर्ड कि एक्चुअल वेट अपथ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा है, सो नेचुरल बात है बच्चों जो नेट फोर्स लगेगा दैट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड। ओए वेट नीचे लग रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर लग रहा है, तो जो नेट फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ लगेगा बच्चों। तो नेट फोर्स या जो नेट वेट आएगा बच्चों उस वेट को हम लोग कहा करते हैं एक्चुअली अपैरेंट वेट। इस वेट को हम क्या कहा करते हैं बच्चों, अपैरेंट वेट, विच इज एक्चुअली इक्वल टू बच्चों एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। और ये लीजिए बच्चों माइनस V इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G, आप ऐसा कर लीजिए। सो ये बच्चों आपके पास में क्या आ जाएगा, आभासी भार। इसको हम क्या बोला करते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज अपैरेंट वेट। ये कौन सा वेट है बच्चों, ये अपैरेंट वेट है, आभासी भार है। उसका काल्पनिक भार जो हमको एक्चुअली में ऑब्जेक्ट का वेट देखा जाए बच्चों तो वो W है, जो भी है ना, और अपथ्रस्ट फोर्स इतना है बच्चों, तो अपैरेंट वेट कितना होगा, ये माना जाए कि अगर वो एक्चुअल वेट ज़्यादा है अपथ्रस्ट फोर्स कम है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, अपैरेंट वेट होगा एक्चुअल वेट माइनस भाई नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स। तो नीचे की तरफ लगने वाला जो नेट फोर्स है, नीचे की तरफ लगने वाला जो नेट फोर्स है बच्चों वो होगा इतना, और उस फोर्स को हम बोला करते हैं बच्चों अपैरेंट वेट। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊं बच्चों, ये अपैरेंट वेट है यानी कि आभासी भार है। और लगे हाथों में आपको यहाँ पर एक काम की चीज़ और बताता हूँ बच्चों कि क्या चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर यदि हम ये एक्चुअल वेट कितना था उसका, W था, एक्चुअल वेट W था, उसमें से इतना फोर्स कम हो गया तो जाके अपैरेंट वेट आया। तो आप एक बात कह सकते हैं बच्चों, ये जो वेट में जो ये जो है एक्चुअली दिस यू कैन कॉल एज बच्चों लॉस इन वेट। ये भार में जो कमी आ गई, जो भार में कमी आई है बच्चों, ये वो है लॉस इन वेट। और लॉस इन वेट किसके बराबर आ रहा है बच्चों, VD इंटू रो L इंटू G। ये लीजिए बच्चों, दिस इज लॉस इन वेट विच इज नेचुरली इक्वल टू बच्चों अपथ्रस्ट फोर्स। मतलब आप जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर लेके जाते हैं, जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर लेके जाते हैं तो एक बात तो आप जानते हैं कि वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसे आप अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स कहते हो, और जितना वो फोर्स लगाता है उतना ही उसके वेट में बच्चों कमी आ जाती है, उतना ही उसके वेट में क्या आ जाती है बच्चों, कमी आ जाती है। फर्ज कीजिए बच्चों कि मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट 50 kg है,
मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं बच्चों। यहां पर हमारे पास में हमने एक वेसल लिया बच्चों, ये लीजिए, मैंने एक वेसल लिया जो कि मैंने पूरी तरह से पानी से भर दिया। ये देखिएगा बच्चों, मैंने एक वेसल लिया जो कि पूरी तरह से मैंने पानी से भर दिया, लिक्विड से भर दिया, कोई भी लिक्विड से भर दिया। ये लीजिए बच्चों, कंप्लीटली ऊपर तक भर के रख दिया। अब मेरे पास में बच्चों को एक बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट था, सपोज कीजिए उस ऑब्जेक्ट को मैंने एक स्प्रिंग वेइंग सिस्टम से तोला, मैंने उसका वेट निकाला एक स्प्रिंग वेइंग सिस्टम से, और मुझे रीडिंग मिल रही है बच्चों 50 kg। मुझे रीडिंग कितनी मिल रही है बच्चों? 50 kg। और यहां से बच्चों मैंने एक पाइप जोड़ रखा है। यहां से मैंने क्या जोड़ रखा है बच्चों? एक पाइप। बाकी सब जगह से ये पूरी तरह से पैक्ड है, ये पूरी तरह से पैक्ड है बच्चों। एक पाइप जोड़ रखा है और यहाँ एक छोटा सा वेसल और रख दिया। अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को बच्चों इसके अंदर लेके जाता हूँ, इसी के अंदर बच्चों मैं ऑब्जेक्ट को लेके जाता हूँ, पानी के अंदर मैं ऑब्जेक्ट को लेके चला गया। और अब जो रीडिंग आ रही है वो रीडिंग आ रही है 40 kg, 40 kg। अब जब मैं ऑब्जेक्ट को इसके अंदर लेके जाऊंगा तो नेचुरल सी बात है बच्चों, ये लिक्विड बाहर की तरफ ढुलेगा, ओवरफ्लो होगा, क्योंकि पूरा ऊपर तक पैक था। अब आपने सब तरफ से बंद कर रखा है, इसको पैक कर रखा है, बंद कर रखा है बच्चों पूरी तरह से, किसी भी तरीके से आपने पैक कर रखा है। तो वो लिक्विड अल्टीमेटली कहाँ से जाएगा? इस पाइप में से बहते हुए निकल जाएगा और यहाँ पर लिक्विड आ जाएगा। और फिर जब आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो आप ये पाएंगे कि यहाँ जो वाटर या लिक्विड जो आ चुका है बच्चों, उसका वेट एग्जैक्ट 10 kg है, उसका वेट एग्जैक्ट 10 kg है। और ये क्यों हुआ बच्चों कि जब आपने 50 kg के ऑब्जेक्ट को जब इसमें ले गए तो आपको उसका मास या वेट उसका मिल रहा है 40 kg, मतलब वेट में 10 kg की कमी आ गई। तो 10 kg की कमी आ गई और वेट में जितने की कमी आई है, वेट में जितने की कमी आई है उतना ही उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगा। और अपथ्रस्ट फोर्स होता है बच्चों वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के, मतलब व्हाट लॉस इन वेट यू हैव गेन्ड, आपको बच्चों वेट में कितना लॉस मिला है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। इससे ये बात प्रूव भी हो गई। आई रिपीट, 10 kg का एक मैंने एक स्प्रिंग में तोला, मैंने देखा वो जो पत्थर था या जो भी रॉक थी मेरे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट था जिसका मास 50 kg था, मैं उसे लिक्विड में ले गया जो ऊपर तक भरा हुआ है, बंद है किसी तरह से, किसी भी तरीके से मैंने बस एक पाइप जोड़ रखा है यहाँ पर इस तरह से। मैंने देखा रीडिंग आ रही 40 kg, मुझे रीडिंग उससे कम मिल रही है जितनी मिलना चाहिए थी, एक्चुअली 50 थी, मतलब उस पर 10 kg कमी आ गई। 10 kg की कमी आ गई मतलब उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगा है 10 kg का, मतलब 10 kg लिक्विड हैज़ टू बी डिस्प्लेस एंड दैट इज वेरीफाइड ओवर हियर कि यहाँ 10 kg आ रहा है। मतलब अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि जितना अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, जितना उत्प्लावन बल लगता है, दैट इज इक्वल टू बच्चों अपथ्रस्ट फोर्स और बॉयंट फोर्स, और उसी को बोला करते हैं बच्चों क्या? लॉस इन वेट, वेट में उतने की कमी आ जाती है। बड़ा सिंपल सा फंडा है बच्चों। इस तरीके से हमारे पास में जो है ये लॉस इन वेट कैलकुलेट किया जा सकता है बच्चों कि वेट में कितना लॉस आया। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पर बच्चों एक दो छोटी छोटी सी आपको बातें और बताता हूँ। हम लोग डेंसिटी का मतलब तो जानते हैं बच्चों, मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ों की तरफ दौड़ता हूँ पीछे। सच आप लोग जानते हैं बच्चों डेंसिटी जो होती है वो होती है बच्चों मास ओवर वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी जो होती है बच्चों उसका मास और वॉल्यूम का रेशो होती है, दैट यू नो बच्चों। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, चलिए मास को हम लोग एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो दिस विल बी गिविंग यू बच्चों डेंसिटी। एंड ये तो हो गई बच्चों घनत्व की बात, जिसकी यूनिट अगर देखी जाए बच्चों तो वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी या बच्चों ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। और इनमें रिलेशन अगर आप देखें बच्चों तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है बच्चों वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। होप आपको ये बात पता होगी पहले से, पर फिर भी मेरी थोड़ी सी आदत है बच्चों में थोड़ा सा बेसिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। सो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बच्चों 1000। कई लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगता है कई बार, अरे सर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने जा रहे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। शायद आप में से किसी के जहन में आया हो कि ग्राम को जब आप केजी में कन्वर्ट करने गए तो 10 की पावर -3 होगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि मैं सिर्फ ग्राम को ही केजी में कन्वर्ट नहीं कर रहा, मैं सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ बच्चों। उससे कुल मिलाकर आपको ये मिलेगा। यू आर नॉट कन्वर्टिंग ग्राम इंटू केजी ओनली, यू आर कन्वर्टिंग सेंटीमीटर इंटू मीटर एज वेल बच्चों। तो ये आएगा और इसी बेसिस पर बच्चों यहाँ पर मैं यूँ बोल सकता हूँ कि अगर मुझे डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर मुझे बच्चों किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज करनी है, इफ आई वांट टू कन्वर्ट डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी थी उसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, देन आई विल डू वन थिंग बच्चों, आई विल मल्टीप्लाई बाय 1000। मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा
और अगर मुझे केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो फिर मैं 1000 से डिवाइड करूंगा। इफ आई वांट टू कन्वर्ट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब को अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1000 से बच्चों मैं डिवाइड विभाजित कर दूंगा। तो ये आपके पास में एक छोटी सी बात है बच्चों। एक्चुअली अभी हम कुछ छोटे छोटे से फार्मूले में लिखने वाला हूँ, हम उसी के बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं बच्चों। तो मैं आपको पहले तो ये चीज़ होगी बच्चों, इसके बाद में हमारे पास में एक और चीज़ आती है बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है बच्चों? देखिए, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चों, जो भी आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है उसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी कोई ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस आपके पास में था बच्चों, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, and this density of water has to be taken at 4 degree Celsius. 4 डिग्री सेल्सियस पर। एक्चुअली at 4 डिग्री सेल्सियस बच्चों वाटर की डेंसिटी, वाटर की जो डेंसिटी होती है बच्चों वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यू से बच्चों 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बच्चों, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे जैसे आप किसी सब्सटेंस का बच्चों टेम्परेचर चेंज करते हैं वैसे वैसे उसकी डेंसिटी में चेंजेस आते हैं। बट टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो सब्सटेंस एक्सपांड होगा, और एक्सपांड होगा बच्चों तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा उसका, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। भाई ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, वेदर यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, वॉल्यूम डजंट चेंज, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता बच्चों, और सॉरी मास में कोई चेंज नहीं आता, वॉल्यूम में चेंज आता है। तो अकॉर्डिंगली बच्चों डेंसिटी में चेंज आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस बच्चों, आपने ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ली, डिनोमिनेटर में आपने 4 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों वाटर की डेंसिटी ली, इन दोनों का जो रेशो होता है बच्चों उससे हम बोला करते हैं रिलेटिव डेंसिटी, और इस रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा करते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी नाम दिया जाता है। और ये जो क्वांटिटी बच्चों, वेदर यू से रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों बातें एक ही बच्चों, एंड दीज आर यूनिटलेस। ये जो होती है बच्चों ये यूनिटलेस होती है, इकाई विहीन होती है, इनकी कोई यूनिट नहीं है, इनकी कोई यूनिट नहीं है बच्चों, दे आर कंप्लीटली यूनिटलेस, इनकी कोई यूनिट नहीं है बच्चों। तो ये आपके पास में क्या है बच्चों? रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्यों इनकी यूनिट नहीं है? क्योंकि न्यूमरेटर में भी डेंसिटी, डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी। और एक्चुअली में अगर देखा जाए बच्चों तो किसी भी ऑब्जेक्ट की सीजीएस सिस्टम में, भाई ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब काय में होती है बच्चों? सीजीएस सिस्टम में। किसी भी ऑब्जेक्ट की बच्चों सीजीएस सिस्टम में जितनी डेंसिटी होती है वही उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बच्चों 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? रिलेटिव डेंसिटी होगी बच्चों 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अपॉन वाटर की 1। कितनी आ गई बच्चों? 4 आ गई। खोपड़ी लगाइए, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है बच्चों 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है बच्चों 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो उसकी मुझे रिलेटिव डेंसिटी निकालनी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी बच्चों? 4 अपॉन 1, यानी कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया। सिंपल। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी है बच्चों 5.1, 5.1 रिलेटिव डेंसिटी 5.1। अब मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में उसकी डेंसिटी निकालूं तो क्या होगी बच्चों? रिलेटिव डेंसिटी ये है, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी 1, तो उससे उसकी डेंसिटी निकालिए, वो कितनी आ रही है बच्चों? 5.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों? कहने का मतलब ये हो गया कि किसी ऑब्जेक्ट की सीजीएस सिस्टम में यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जितनी डेंसिटी होती है उतनी उसकी रिलेटिव डेंसिटी होती है। क्यों? क्योंकि वाटर की सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी बच्चों आपने 1 ली है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये एक छोटी सी बात है बच्चों जो आपको कंठस्थ रखना चाहिए, जो आपको स्मरण रखना चाहिए। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो ये रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर एक बहुत लॉलीपॉप सी बात थी बच्चों कि रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों बातें सेम है। सच पता होगा आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ रखा जूनियर क्लास में, मैंने तो पढ़ाया है भैया, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए जस्ट मैंने थोड़ा सा रिकॉल कर दिया है।
और किसी भी ऑब्जेक्ट के सीजीएस सिस्टम में यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जितनी डेंसिटी होती है बच्चों उतनी ही उसकी रिलेटिव डेंसिटी होती है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम यहाँ पर लगे हाथ तो चलिए और भी मैं बता देता हूँ बच्चों आपको। अभी जैसे अगर मान लीजिए आप कोई दो अलग अलग सब्सटेंस ले लें, कोई दो अलग अलग लिक्विड ले लें, मान लीजिए आप एक लिक्विड है बच्चों जिसका वॉल्यूम है V1, दूसरा लिक्विड है बच्चों जिसका वॉल्यूम है V2। पहले लिक्विड की डेंसिटी है ρ1 और दूसरे लिक्विड की डेंसिटी है ρ2। फर्ज कीजिए बच्चों, इमेजिन कीजिए कि पहला लिक्विड का वॉल्यूम कितना V1 और दूसरे लिक्विड का वॉल्यूम कितना बच्चों V2। पहले लिक्विड का वॉल्यूम V1, दूसरे लिक्विड का वॉल्यूम V2, पहले लिक्विड की डेंसिटी ρ1, दूसरे लिक्विड की डेंसिटी ρ2। इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, बच्चों। मुझे मिक्सचर की डेंसिटी निकालनी है, तो मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी वो मुझे निकालनी है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके कीजिए। अब देखिए, जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो पहले वाले का मास कितना हो गया बच्चों, पहले वाले का मास हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अरे भाई डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। पहले वाले का मास इतना होगा और दूसरे वाले का मास बच्चों इतना होगा। पहले वाले का मास जो होगा बच्चों वो इतना होगा, दूसरे वाले का जो मास होगा बच्चों वो इतना होगा। V1 ρ1 और V2 ρ2। ये बात समझ में आई है। तो टोटल मास कितना हो गया बच्चों, टोटल मास हो गया m1 प्लस m2। टोटल मास हो गया m1 प्लस m2 बच्चों, और m1 की वैल्यू कितनी V1 ρ1 और m2 की वैल्यू कितनी बच्चों V2 ρ2। भाई m1 की वैल्यू V1 ρ1, m2 की वैल्यू V2 ρ2, और टोटल वॉल्यूम कितना है बच्चों, टोटल वॉल्यूम है V1 प्लस V2। टोटल वॉल्यूम है बच्चों V1 प्लस V2। तो मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी, मिक्सचर की जो डेंसिटी होगी बच्चों वो होगी टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, और टोटल मास जो होगा बच्चों वो V1 ρ1 और ये बच्चों V2 ρ2 और अपॉन V1 प्लस V2। तो ये बच्चों आपके पास में क्या आ गया, मिक्सचर की डेंसिटी यानी कि मिश्रण का घनत्व। ये बच्चों आपके पास में मिक्सचर की डेंसिटी आ गई। होप आपको मेरी बात समझ में आई है। भाई मैंने कोई दो लिक्विड जिनके वॉल्यूम V1 V2 डेंसिटी ρ1 ρ2 थी, दोनों को मिक्स करा बच्चों, पहले का मास दूसरे का मास निकाला, टोटल मास निकाला, टोटल वॉल्यूम निकाला, और बच्चों इस तरह से डेंसिटी आ गई। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे करता बच्चों कि पहले का मास है m1 और दूसरे का मास है m2, पहले की डेंसिटी ρ1 और दूसरे की डेंसिटी है बच्चों ρ2। अगर आपको ये दिया हुआ है कि दो लिक्विड्स आपने मिलाए, मिक्स किए, और पहले का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, पहले की डेंसिटी ρ1 है, दूसरे की डेंसिटी ρ2 है। आपको एक काम करना है बच्चों, मिक्सचर की डेंसिटी बतानी है। तो आप चाहें तो खटाखट एक आध मिनट लगेगा, एक आध मिनट भी ज़्यादा बोल दिया, मिक्सचर की डेंसिटी बताओ। कई लोगों ने तो शायद इस दरम्यान कर भी लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके कीजिए बच्चों। अब देखिए, पहले वाले का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम जो होता है बच्चों वो मास अपॉन डेंसिटी होता है। तो पहले वाले का वॉल्यूम होगा बच्चों पहले वाले का मास अपॉन डेंसिटी, और दूसरे वाले का वॉल्यूम होगा बच्चों दूसरे वाले का मास अपॉन डेंसिटी। ये लीजिए, और मिक्सचर की डेंसिटी निकालनी है। और टोटल मिक्सचर का मास कितना बच्चों, m1 प्लस m2। मिक्सचर का जो टोटल मास है बच्चों वो m1 प्लस m2 है। तो मिक्सचर की डेंसिटी जो आएगी बच्चों वो आएगी कितनी, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, और टोटल मास कितना बच्चों m1 प्लस m2, और v1 प्लस v2 की वैल्यू कितनी बच्चों m1 ओवर ρ1, और ये कितना बच्चों m2 ओवर ρ2। इन दिस वे यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बच्चों। ये मिक्सचर की डेंसिटी आपके पास में आ गई बच्चों, मिश्रण का घनत्व आपके पास में आ गया। और इसको और चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें, अदरवाइज इतना भी सफिशिएंट है। तो किस तरीके से बच्चों मिक्सचर की डेंसिटी निकाली जाएगी, क्योंकि ये एसएस तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, बट फिर भी मैंने इसलिए बता दिया बच्चों कि कई बार इनकी जरूरत पड़ जाया करती है और कुछ कुछ लोगों को नहीं आता है। कई बार क्या जरूरत तो इनकी पड़ती है पर कुछ लोगों को नहीं आता बच्चों, इसलिए मैंने उस उद्देश्य से आपको बता दिया है। और अभी हमने क्या देखा बच्चों कि लॉस इन वेट जो आ रहा है, वेट में जो लॉस आ रहा है दैट इज इक्वल टू बच्चों अपथ्रस्ट फोर्स, एंड इट इज इक्वल टू बच्चों वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू क्या बच्चों g। ये आपके पास में आ रहा है, इतना ही वेट में क्या आ रहा है बच्चों, लॉस आ रहा है। और इसी बेसिस पर हम लोग एक काम कर सकते हैं बच्चों कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की
डेंसिटी निकालना चाहूँ तो मैं किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैसे निकाल सकता हूँ, चलिए हम उस बारे में बात करते हैं। भाई हमारे पास में मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को बच्चों पर्टिकुलरली वाटर में लेके चला जाऊँ, गौर कीजिएगा बच्चों, ये कोई लिक्विड यानी कि वाटर ही है, मैं किसी ऑब्जेक्ट को बच्चों वाटर में ले गया। अब वाटर में ले गया तो वाटर की डेंसिटी कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। और मैं ऑब्जेक्ट को बच्चों कंप्लीटली इनसाइड वाटर ले गया, आई हैव टेकन दैट ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इनसाइड वाटर, मैं पूरी तरह से उसको पानी में ले गया। और मतलब उसका वॉल्यूम अगर मैं v ले लूँ, यदि मैं उस वॉल्यूम कितना ले लूँ बच्चों, v, और उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी में रो ले लूँ, तो उसका एक्चुअल वेट कितना होगा, v रो g, ये होगा बच्चों। दिस इज द एक्चुअल वेट। मैं ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से लिक्विड के अंदर ले गया हूं, आई हैव टेकन दैट ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इनसाइड एयर लिक्विड वाटर में। तो मैंने ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अगर v मान लिया, ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डेंसिटी मैंने रो मान ली, तो बच्चों ये एक्चुअल वेट हो गया। और लॉस इन वेट या अपथ्रस्ट फोर्स जो रहेगा वो कितना रहेगा बच्चों, v इंटू 1 इंटू जी, v इंटू 1 इंटू जी, ये होगा बच्चों। अरे भाई वाटर की डेंसिटी कितनी है, वाटर की डेंसिटी है बच्चों 1, वाटर की डेंसिटी है बच्चों 1, और यहाँ पर आपके पास में वाटर की डेंसिटी 1 है, तो अपथ्रस्ट फोर्स जो लगेगा बच्चों वो इतना लगेगा। और उस ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल वेट है बच्चों वो कितना है, v इंटू रो इंटू जी। सो यहाँ यदि मैं ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालूं तो मैं क्या पा सकता हूं बच्चों, देखिए जो उसका एक्चुअल वेट है वो इतना है, और ये अपथ्रस्ट फोर्स है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि एक्चुअल वेट इज इक्वल टू, यहां पर v इंटू जी, तो क्या हो गया बच्चों, v इंटू जी हो गया, एक सेकेंड, v इंटू जी हो गया बच्चों अपथ्रस्ट फोर्स इंटू डेंसिटी हो गया। और इस तरीके से उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या आ गई बच्चों, एक्चुअल वेट अपॉन अपथ्रस्ट फोर्स। सो किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कैलकुलेट करने का, किसी भी सॉलिड जो हमारे पास में था बच्चों, उसकी डेंसिटी को कैलकुलेट करने का हमारे पास में एक फार्मूला आ गया। क्या आ गया बच्चों, दैट यू कैन सी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बच्चों, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दैट इज एक्चुअल वेट, वो जो भी था आपके पास में एक्चुअल वेट ऑफ सॉलिड, यूं कह लेता हूं बच्चों मैं, ये क्या लिखा आपने, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, यदि बच्चों मुझे डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करनी है तो एक्चुअल वेट ऑफ सॉलिड अपॉन क्या बच्चों, उस पर लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स, एक्चुअल वेट अपॉन अपथ्रस्ट फोर्स। और या फिर इसे आप ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चों कि उसका जो एक्चुअल वेट है, न्यूमरेटर में आपने क्या लिखा, एक्चुअल वेट ऑफ सॉलिड अपॉन क्या बच्चों, अपथ्रस्ट फोर्स। अच्छा ये अपथ्रस्ट फोर्स किसके कारण लिया ये भी ध्यान दीजिए बच्चों, दिस अपथ्रस्ट फोर्स इज ड्यू टू वाटर, ये वाटर के कारण, या यूं बोला जाए बच्चों लॉस ऑफ वेट या लॉस इन वेट इन वाटर, वाटर में कितना अपथ्रस्ट फोर्स लगा बच्चों उतना ही उस पर लॉस निकलेगा। सो ये बच्चों आपके पास में किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कैलकुलेट करने का जो है एक फार्मूला आ गया। ये जनरली स्कूल लेवल पे बच्चों, या अभी हम आगे चल के कुछ सम्स कर लेंगे थोड़े स्कूल लेवल वाले भी, उनमें आपको आप देख लेंगे बच्चों इनकी थोड़ी सी जरूरत पड़ जाया करती, इसलिए मैं डायरेक्ट वो फार्मूले रेडीमेड बता रहा हूँ। अदरवाइज तो हम कर भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट ये है भाई, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मैंने v सपोज किया, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मैंने रो सपोज करी एक्चुअली में, तो ये उसका एक्चुअल वेट आ गया बच्चों। और अपथ्रस्ट फोर्स जो आएगा वो आएगा कुछ इतना भाई, अगर उसे वाटर में ले जाया गया है तो। और v इंटू जी की वैल्यू जो है बच्चों वो आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये अपथ्रस्ट फोर्स इंटू रो आ जाएगा बच्चों, इस तरह से रो आ जाएगा एक्चुअल वेट अपॉन अपथ्रस्ट फोर्स, और अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है बच्चों वही कहलाता है लॉस इन वेट। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, उसके घनत्व की गणना करने का एक तरीका आ गया बच्चों। अब इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, और ये तो मैंने बच्चों डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकाली है ना। अच्छा जो डेंसिटी आएगी बच्चों
अगर मैं जो डेंसिटी आएगी वही रिलेटिव डेंसिटी होगी, वही रिलेटिव डेंसिटी होगी अगर इसे मैं 1 से डिवाइड कर दूं। भाई अगर मैंने ये डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखी है, फर्ज कीजिए अगर ये डेंसिटी मैंने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखी और वाटर की डेंसिटी अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। सो व्हाट इज़ दिस डेंसिटी बच्चों, अगर ये जो लिए गए हैं अगर वो सीजीएस सिस्टम में लिए गए हैं तो फिर यही डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी के तुल्य होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी के तुल्य होगी। अब एक काम करते हैं बच्चों, इसी को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं, और हम यहाँ पर बच्चों इसी ऑब्जेक्ट को, ये जो वॉल्यूम था आपके पास में, ये जो हमारे पास में था बच्चों, ये ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट, आई एम गोइंग टू टेक दिस इनटू अनदर लिक्विड। बच्चों मैं वही का वही ऑब्जेक्ट लेता हूँ जो मैंने वो लिया था, वही से मतलब उसका वॉल्यूम उतना का उतना, उसकी डेंसिटी उतनी की उतनी, और मैं इसे किसी और लिक्विड में ले गया साहब। आई एम टेकिंग इनटू अनदर लिक्विड बच्चों, जिसकी डेंसिटी में रो एल मैंने निकाल दी। अब मैं उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो क्या होगा बच्चों, इस केस में जो अपथ्रस्ट फोर्स रहेगा, इस केस में जो अपथ्रस्ट फोर्स रहेगा बच्चों वो कितना रहेगा, वो रहेगा बच्चों V इंटू रो एल इंटू जी। ये आएगा बच्चों V इंटू रो एल इंटू जी, कुछ ऐसा आएगा। होप आपको मेरी बात समझ में आई है भाई, पूरी तरह से आप उसको उसके अंदर ले गए। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बच्चों। सो V यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट है, रो एल बच्चों यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी है इंटू जी। अच्छा, अब ये जो आपके पास में आया है बच्चों उसे आप यहाँ रख दीजिए, और ये अपथ्रस्ट फोर्स को आप एफ यू डैश मान लीजिए। तो एफ यू डैश की वैल्यू V इंटू जी, ये तो रो एल हो गया बच्चों, और इंटू एफ यू हो गया, ये आ गया। तो ये जो रो एल आ रहा है बच्चों, रो एल जो आ रहा है, दिस इज इक्वल टू बच्चों एफ यू डैश अपॉन एफ यू, एंड व्हाट इज दिस बच्चों, दिस इज अपथ्रस्ट फोर्स, दिस इज अपथ्रस्ट फोर्स इन लिक्विड। जो भी लिक्विड है बच्चों उसमें अपथ्रस्ट फोर्स, और डिनोमिनेटर में बच्चों अपथ्रस्ट फोर्स इन वाटर। भाई न्यूमरेटर में आपने क्या लिखा, न्यूमरेटर में आपने वो वाला अपथ्रस्ट फोर्स लिखा बच्चों जो लिक्विड ने लगाया, और डिनोमिनेटर में आपने कौन सा अपथ्रस्ट फोर्स लिखा बच्चों, जो वाटर ने लगाया। सेम ऑब्जेक्ट को आप ले गए। और एक बात आप और जानते हो बच्चों कि जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है वही लॉस इन वेट के तुल्य बराबर इक्वल होता है। सो इसीलिए मैं बोल सकता हूं बच्चों जो लिक्विड की डेंसिटी आएगी वो किसके बराबर होगी बच्चों, दैट इज लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड। आप जिस लिक्विड की डेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर। ये लीजिए साहब, इस तरह से आपके पास में आ जाएगा। और ये डेंसिटी आई बच्चों, और फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी कि यदि मैंने ये डेंसिटी बच्चों ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले ली, तो मैंने जो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ली है बच्चों वही हमारे पास में क्या होगा, वही हमारे पास में बच्चों उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों चाहें तो आप इन फार्मूलों को याद रख सकते हैं कि ये आपके पास में लिक्विड की डेंसिटी को कैलकुलेट करने का तरीका आ गया बच्चों, और ये सॉलिड की डेंसिटी को कैलकुलेट करने का तरीका आ गया। होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी बच्चों। ये छोटी छोटी सी बातें जो डेंसिटी पर बेस्ड है, हालांकि पहले से भी संभवतः आपको संभवतः पता हो, बट चूंकि अपथ्रस्ट फोर्स से इनका रिलेशन था इसलिए मैंने लगे हाथ तो बता दिया बच्चों। तो ये हमारे पास में है बच्चों। मैं अपथ्रस्ट फोर्स के ऊपर एक दो सम्स और करना चाहता हूं आपको। एक छोटा सा सम हम लोग करते हैं। चलिए, हमें बच्चों यहाँ पर एक बैलून दे रखा है, एक पैराशूट दे रखा है बच्चों। ये लीजिए, एक पैराशूट दे रखा है कैपिटल एम मास का, और इस तरह से बच्चों एक पैराशूट दे रखा है। आपको ये बोला है कि इट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, इट इज मूविंग विथ अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से बच्चों ये ऊपर जा रहा है। हाउ मच मास हैज टू बी डिटैच फ्रॉम दिस पैराशूट, इस पैराशूट से मैं कितना मास बाहर निकाल दूं, हाउ मच मास हैज टू बी डिटैच्ड फ्रॉम दिस पैराशूट so that its acceleration becomes double in the upward direction। प्रश्न में फिर बोल रहा हूं बच्चों, हाउ मच मास हैज टू बी डिटैच फ्रॉम दिस so that its acceleration becomes twice in the upward direction, assuming upthrust force or buoyant force same in both the cases। दोनों केसेस में जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है बच्चों वो सेम लग रहा है।
दोनों केसेस में अपथ्रस्ट फोर्स या उत्प्लावन बल बच्चों सेम लग रहा है। फटाफट वीडियो को पॉज करके कीजिए, हालांकि इसका कोई इस रिलेटिव डेंसिटी वगैरह के फंडे से कोई लेना देना नहीं है बच्चों, जस्ट जो है एक सिंपल सी चीज़ है, करिए। देखिए अब यहाँ पर इसका एफबीडी बनाइए बच्चों। अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है ऊपर, ये लीजिए, और mg लग रहा है नीचे। अब चूंकि ये ऊपर जा रहा है बच्चों, इसलिए अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होगा और mg बच्चों कम होगा, और इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, m इंटू ए। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। होप आपको मेरी बात समझ में आई है। ये पहला केस हो गया। अब हाउ मच मास हैज़ टू बी डिटैच फ्रॉम दिस, ये तो हो गई बच्चों पहली वाली कंडीशन। अब इससे मैंने कुछ मास बाहर निकाल दिया। कितना मास बाहर निकाल दिया वही मुझे कैलकुलेट करना है। मैंने ये इससे कितना मास बाहर निकाल दिया, फर्ज कीजिए बच्चों इससे स्मॉल m मैंने बाहर निकाल दिया। अगर मैंने स्मॉल m बाहर निकाल दिया तो बचेगा कितना, कैपिटल M माइनस स्मॉल m। भाई सपोज कीजिए मैंने इसमें से स्मॉल m मास को बाहर निकाल दिया, सो व्हाट इज द रिमेनिंग मास। रिमेनिंग मास जो होगा बच्चों वो कैपिटल M माइनस स्मॉल m होगा। और ये प्रश्न में बोला गया है बच्चों कि अपथ्रस्ट फोर्स उतना ही लग रहा है जितना पहले लग रहा था, लेकिन ये जो वेट है बच्चों, अब ये वेट जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले वेट कितना था बच्चों, m इंटू जी था, अभी वेट कितना हो जाएगा बच्चों, m माइनस स्मॉल m इंटू जी। अब अगला इक्वेशन क्या बच्चों, ये अपथ्रस्ट फोर्स उतना का उतना ही जितना पहले था। नीचे की तरफ फोर्स अब बच्चों ये हो गया, और पूरे सिस्टम का मास इस बार बच्चों ये इनटू कितना बच्चों, इतना जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो 2a है। अब भाई डबल हो गया ना, डबल हो गया मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चों, पहले का दुगना हो गया। सो ये बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। आपसे ये पूछा है बच्चों कि हाउ मच मास हैज़ टू बी डिटैच्ड, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा काम ये करना है बच्चों कि आपको स्मॉल m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और स्मॉल m की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हम पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस किए देते हैं। बच्चों मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। उसके लिए ये लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो बच्चों जब इसको माइनस करेंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये एफ यू से एफ यू क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल, और ये बचेगा बच्चों माइनस एम जी, और इधर बचेगा बच्चों प्लस कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी, और इज इक्वल्स टू बच्चों कैपिटल M इंटू ए माइनस M माइनस M इंटू 2a। ये कुछ आएगा माइनस M इंटू जी, ये तो माइनस का होगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। होप मैंने सारी जो चीज़ें लिखी हैं भैया बिल्कुल सही लिखी है, क्योंकि मैं बड़ा डरा सा रहता हूँ भैया इन सब चीज़ों में कि यार मेरे से कोई कैलकुलेशन में गलती नहीं हो जाए। ये लीजिए बच्चों, ये M इंटू ए माइनस M इंटू ए 2a और प्लस M इंटू 2a। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, ऑफ कोर्स ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। अभी आपको स्मॉल m निकालना है तो आप स्मॉल m को यहाँ ले आइए, एक काम कीजिए, या फिर एक काम कीजिए इन दोनों ये इसमें से इसको इधर ले आइए बच्चों। तो ये हो जाएगा कैपिटल M इंटू ए बच्चों, कैपिटल M इंटू ए में से कैपिटल M इंटू 2a जाएंगे तो बचेगा माइनस M इंटू ए, और ये उधर चला जाएगा बच्चों तो M इंटू जी प्लस M इंटू 2a। और इस तरीके से यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू जो आ रही है बच्चों वो आ रही है कैपिटल M इंटू ए अपॉन स्मॉल m। आपको स्मॉल m की तो वैल्यू ही निकालनी है ना, एक सेकंड, g प्लस 2a। ये संभवतः मैंने सारा काम सही किया बच्चों, मुझे स्मॉल m निकालना था कि हाउ मच मास हैज़ टू बी डिटैच फ्रॉम इट। तो इससे कितना मास निकालूं भैया कि ये जो है एक्सेलरेशन डबल हो जाए, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी बच्चों। मेरे ख्याल से सारे कैलकुलेशन सही हैं। हमने देखा बच्चों जो अपथ्रस्ट फोर्स है, जो उत्प्लावन बल होता है बच्चों, वो होता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड आपने लिया इनटू जी। और नेचुरल सी बात है बच्चों कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा उतना ज़्यादा अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। आप किसी ऑब्जेक्ट, अब जैसे देखिए आप, बहुत कॉमन सी बात मैंने जैसे बताई आपको पहले भी कि जब हम किसी बकेट को पानी में से खींच रहे हैं तो जब तक वो बकेट पानी में रहती है तब तक वो मुझे बड़ी हल्की लगती है, और जैसे जैसे वो बकेट पानी से बाहर निकलती जाएगी,
जब तक पूरी तरह से पानी में थी मुझे बड़ी हल्की लगी, लेकिन थोड़ी बहुत बाहर आई तो मुझे भारी लगने लगी, थोड़ी और बाहर आई तो मुझे और भारी लगने लगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो पानी से बाहर निकलती जा रही है वैसे वैसे वो पानी में उसका वॉल्यूम कम बच रहा है, और अगर पानी में उसका वॉल्यूम कम बचेगा मतलब कम वाटर लिक्विड डिस्प्लेस होगा, तो बच्चों जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा वो भी कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे जैसे वो पानी में से बाहर आती जाएगी वैसे वैसे अपथ्रस्ट फोर्स जो है बच्चों वो कम होता जाएगा। और ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है बच्चों ये वेट ऑफ द लिक्विड के भी प्रोपोर्शनल है। भाई ऑब्वियस सी बात है कि लिक्विड का वेट जितना ज़्यादा लोगे आप, लिक्विड का वेट जितना ज़्यादा लोगे वो उतनी ज़्यादा लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज़्यादा लोगे, सॉरी लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज़्यादा लोगे अपथ्रस्ट फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा। और यही कारण होता है बच्चों कि जो समुद्र का पानी होता है उसमें हम आसानी से तैर लेते हैं, लेकिन अगर हम नदी के पानी में जाएं तो हम उतनी आसानी से तो नहीं तैर पाते, क्योंकि जो सी वाटर होता है बच्चों, सी वाटर की डेंसिटी जो होती है बच्चों वो रिलेटिवली ज़्यादा होती है, और रिवर वाटर की डेंसिटी बच्चों रिलेटिवली कम होती है। भाई सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो सी वाटर ज़्यादा अपथ्रस्ट फोर्स मारेगा, तो मेरे लिए उसमें तैरना आसान होगा। लेकिन रिवर वाटर की डेंसिटी कम है तो रिवर वाटर मुझ पर उतना अपथ्रस्ट फोर्स नहीं लगाता, इसलिए उसमें तैरना मेरे लिए मुश्किल पड़ता है। एक बात। अब इसका एक और कॉमन सा उदाहरण बच्चों, कई बार हम बोलते हैं कि पानी में डूब जाते हैं। पानी हमको डुबोता नहीं है बच्चों, पानी तो हमको तैराता है। मर जाता है अगर कोई इंसान पानी में तो बच्चों उसकी बॉडी फूल कर ऊपर आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है बच्चों उस पर पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। हम जब सांस लेते हैं तो हम भारी हो जाते हैं थोड़े से और हम उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन हम जब सांस लेना बंद कर दें तो हम अपने आप ऊपर आ जाएंगे बच्चों, क्योंकि पानी जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। पानी जो है बच्चों वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसलिए धीरे धीरे क्या होगा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी बच्चों जब आप जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉडी है हमारी वो तैरते तैरते ऊपर आ जाएगी। तो पानी डुबोता नहीं है, पानी तो जो होता है बच्चों वो तैराता है। और आप जितना ज़्यादा थिक लिक्विड लोगे बच्चों, जितना ज़्यादा आप गाढ़ा द्रव लोगे वो उतना ज़्यादा आपको तैरने में मदद करेगा। ये एक छोटी छोटी सी बात है बच्चों। तो बॉयंसी फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है बच्चों, दिस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। इस पर मेरे जहन में कुछ और भी प्रॉब्लम दिमाग में आ रही है बच्चों, मैं और भी बताता हूं आपको। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन इसी के ऊपर करते हैं बच्चों, थोड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन मैं लेता हूं। यहां पर आपके पास में एक स्प्रिंग वेइंग सिस्टम है बच्चों, या एक स्प्रिंग वेइंग सिस्टम ही छोड़िए, चलिए आपके पास में बच्चों इस तरह की कोई एक पान है बच्चों आपके पास में, और हम क्या करते हैं इसके ऊपर, यहाँ हमने ये भार तोलने वाली मशीन है भैया, ये एक आपके पास में जो है इस तरह का एक पैन रखी हुई बच्चों, जिसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को आपको तोलना हो तो आप उसको कैलकुलेट, उसके वेट को आप डिटरमाइन कर सकते हो। इसके ऊपर बच्चों मैंने किसी वैसल को रखा, इसके ऊपर बच्चों मैंने किसी वैसल को रखा विच इज फिल्ड विद सम लिक्विड, जो कि किसी लिक्विड से फिल्ड अप है बच्चों, जो किसी द्रव से भरा हुआ है। ये लीजिए किसी लिक्विड से बच्चों ये भरा हुआ है, और इस समय जो रीडिंग आ रही है बच्चों वो रीडिंग आ रही है M1। इस समय जो रीडिंग आ रही है बच्चों वो कितनी आ रही है, M1। मेरे ख्याल से आप समझ गए बच्चों। मेरे पास में इस तरह का वेइंग सिस्टम था जिस पर मैंने किसी वैसल जिसमें किसी लिक्विड को फिल अप कर रखा बच्चों, उसको रख दिया, और रीडिंग जो आई बच्चों वो आई M1। अब मैं क्या करता हूं, इस लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाता हूं। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ले गया, मैंने धागे से उसको पकड़ रखा है, इस तरह से किसी स्ट्रिंग से मैंने उसको बांध रखा है बच्चों। जबकि कंडीशन कुछ ऐसी दे रखी है आपको कि आपने ये जो ब्लॉक को आप इसके अंदर लेकर गए हैं वो इसको छू नहीं रहा है बच्चों, इसको टच नहीं कर रहा है, वो इससे दूर है, कॉन्टेक्ट में नहीं है। इसके मतलब मैं किसी ऑब्जेक्ट को इस लिक्विड के अंदर लेकर गया विदाउट ब्रिंगिंग इनटू द कॉन्टेक्ट ऑफ दिस, मैं इसके कॉन्टेक्ट में नहीं लेके गया हूं बच्चों, मैं इसको इसके कांटेक्ट में नहीं लेकर गया हूं। आपसे ये पूछा है कि रीडिंग जो है वो क्या होगी, जितनी पहले थी उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा होगी, उससे कम होगी? ज़रा भेजा लगाइए और वीडियो को पॉज करके सोचिए। मैं क्वेश्चन का आंसर तो अभी 1 मिनट में आ जाएगा, पर सोचिए भैया कि क्या होगा। देखिए आपने जब ये नहीं लेके गए थे तब रीडिंग कितनी थी, M1। अब जब आप इस ऑब्जेक्ट को उसके अंदर लेके चले गए और उसके कांटेक्ट में नहीं लाए तो रीडिंग क्या होगी? कुछ लोग सोचेंगे शायद रीडिंग होगी उतनी ही। क्यों होगी? क्योंकि
यार ये जो ऑब्जेक्ट है ये उसके कांटेक्ट में नहीं आया है, और चूंकि ये इसके कांटेक्ट, भाई वेइंग मशीन तो क्या उसके ऊपर कितना वजन पड़ रहा है उसके बराबर वो वेट कैलकुलेट करेगी, तो चूंकि ये उसके कांटेक्ट में नहीं आया इसलिए रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, रीडिंग उतनी की उतनी होगी। शायद कुछ लोगों के जहन में ये बात आए कि सर M1 थी M1 ही रहेगी। कुछ लोगों के जहन में आएगा कि नहीं यार सर देखिए, पहले जो लिक्विड का मास था वो M1 था, अब आप उसके अंदर इतने मास को और ले गए हो तो टोटल मास बढ़ गया। मान लीजिए इसका मास स्मॉल m है, तो पहली बार रीडिंग इतनी थी और सर अगली बार जो रीडिंग है सर वो M1 प्लस m आ जाएगी। शायद आपके जहन में ये आया हो। अगर आपने ईमानदारी से वीडियो को पॉज करके ये काम करा है बच्चों, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ बहुत सारे लोगों ने बोला होगा नहीं आएगा चेंज। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज सर दैट ऑब्जेक्ट इज वो उसी के अंदर ऊपर है, वो उसमें कांटेक्ट में नहीं आया, और चूंकि सर वो उसके कांटेक्ट में नहीं आया इसलिए रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। मेरे ख्याल से आपको ये शायद जहन में बात आई हो, शायद आपके जहन में ये बात आई हो कि सर इसका मास और जुड़ जाएगा क्योंकि टोटल मास बढ़ गया इसलिए। तो कुछ लोग ये भी बोलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों क्या हुआ। देखिए, हो सकता है जो मैं अब जवाब देने जा रहा हूँ ये भी कुछ लोग लाए हों। जब आप इसको इसके कांटेक्ट में नहीं लाए हैं बच्चों, तो हमारे दिमाग में आएगा कि हम रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, ये रीडिंग कितनी बताएगा आपको पता है बच्चों? ये रीडिंग कितनी बताएगा? हम वेइंग मशीन पर जब खड़े होते हैं, हमने भैया इस तरह के क्वेश्चन LLM में करे हैं, तो हम लोग देखते थे बच्चों कि जितना फोर्स वेइंग मशीन पर हम लगाते हैं, वेइंग मशीन भी हम पे उतना ही फोर्स लगाती है, और उसी को बोलते होते हैं वेट। आप लोगों ने अलग अलग केस करें, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, आपको ध्यान हो बच्चों इस तरह के केसेस, लिफ्ट की रस्सी को काट दिया जाए, फ्री फॉल में वेट 0 होता है, यू रिमेंबर दैट। अब यहां पर क्या हुआ बच्चों, जब मैं इसको इसके कांटेक्ट में नहीं लेकर आया तो वेट, कुछ लोगों ने बोला चेंज नहीं आएगा, लेकिन आएगा चेंज। पर ये चेंज आएगा ना, तो वेट ये आएगा बच्चों, ना ही वेट ये आएगा। वेट इन दोनों से अलग हटकर होगा। क्या होगा मैं बताता हूं। देखिए, पहली बार जो रीडिंग आ रही थी बच्चों वो M1 आ रही थी। अब जब इस लिक्विड के अंदर इस ऑब्जेक्ट को लेके जाओगे तो ये लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पर अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा। माना उसके कांटेक्ट में, तली के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को लेके गए हो तो उस लिक्विड ने बच्चों उस पर अपथ्रस्ट फोर्स, उत्प्लावन बल तो आरोपित करना है। इसमें कोई डाउट वाली बात है? बिल्कुल नहीं है भाई, उसने तो अपथ्रस्ट फोर्स तो लगाना है। तो अब लिक्विड ने इस ऑब्जेक्ट पर जितना अपथ्रस्ट फोर्स लगाना है, ऑब्जेक्ट भी तो लिक्विड पर उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा। There is a reaction to every action, equal and opposite. So लिक्विड ने ऑब्जेक्ट पर जितना अपथ्रस्ट फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट भी लिक्विड पर बच्चों उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा। तो जो रीडिंग आएगी बच्चों, अब वो M1 प्लस अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर आएगी, क्योंकि M1G के बराबर तो नीचे वेट लग ही रहा है बच्चों, M1G के बराबर तो नीचे वेट लग ही रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन अब लिक्विड ने जब ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स यानी कि उत्प्लावन बल आरोपित किया बच्चों, तो ऑब्जेक्ट भी लिक्विड पर उतना ही फोर्स लगाएगा, वो वेट नीचे की तरफ लगेगा, मतलब नीचे की तरफ जो नेट फोर्स होगा बच्चों वो M1 प्लस F अपवर्ड अपथ्रस्ट फोर्स होगा। होप आपको मेरी बात समझ में आई है, मैंने क्या कहा है बच्चों आपसे। तो रीडिंग जितनी पहले थी उससे ज़्यादा आएगी, पर ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी। पहले जितनी रीडिंग थी, पहले केवल रीडिंग M1 थी, अब बच्चों जो रीडिंग है वो M1 प्लस F अपवर्ड आएगी। तो इस तरीके से बच्चों टोटल रीडिंग जो है वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। मतलब इसको आप इस तरह से ध्यान नहीं रखिएगा बच्चों भविष्य में कि जो अपथ्रस्ट फोर्स रहेगा, जो अपथ्रस्ट फोर्स रहेगा बच्चों वो पिछली बार से, वो जो रीडिंग अगली बार जो आएगी बच्चों वो पिछली बार से ज़्यादा आएगी। ये बिल्कुल कंठस्मरण रखिएगा, बिल्कुल कंठस्मरण रखिएगा बच्चों। रीडिंग पहली बार से ज़्यादा आएगी, और कितनी आएगी बच्चों? जो उसका जो एक्चुअल वेट था वो प्लस अपथ्रस्ट फोर्स। और इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ बच्चों। चलिए, हमने यहाँ पर वाटर के अंदर बच्चों मान लीजिए, चलिए हम वही का वही क्वेश्चन करते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा, मैं 3-4 बार दोहरा चुका हूँ बच्चों। 3-4 बार तभी दोहराता हूँ जब किसी को कोई कन्फ्यूज़न रहते हैं या जो जल्दी समझ में नहीं आते हैं, जहाँ लोग गलतियाँ करते हैं। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन बच्चों आपके पास में वैसा ही एक जो है एक वेसल है बच्चों, विच इज़ फिल्ड विथ वाटर, जो कि बच्चों वाटर से फिल्ड अप है, जो कि वाटर से फिल्ड अप है बच्चों। ये लीजिए, आपके पास में वाटर से फिल्ड अप है, और वाटर मतलब वाटर की डेंसिटी कितनी बच्चों? 1। वाटर की जो डेंसिटी है बच्चों 1। इसमें मैं बच्चों एक आइस के ब्लॉक को ले गया हूँ,
एक आइस के ब्लॉक को ले गया हूं बच्चों मैं, और जिसका मास है स्मॉल एम, इसका मास मान लीजिए चलिए कैपिटल एम। आपसे बोला है कि धीरे धीरे ये जो वेसल है, ये जो आइस है, ये धीरे धीरे पिघल रही है, धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, ये धीरे धीरे बच्चों मेल्ट हो रही है। और यहाँ पर बच्चों ये एक वेइंग सिस्टम मैंने लगा रखा है इस तरह का, वही एक स्प्रिंग वाला। मुझे बताना बच्चों इसकी रीडिंग में क्या चेंज आएंगे, मुझे आप बताइए बच्चों कि इसकी रीडिंग में क्या चेंज आएंगे। वीडियो को पॉज करके करिएगा बच्चों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे पास में कुछ वाटर है एम मास का, उसमें स्मॉल एम मास की मैं आइस के ब्लॉक को लेके चला गया हूँ और मैंने उसे एक स्प्रिंग वेइंग सिस्टम पर रखा बच्चों, और मुझसे पूछा है कि इसकी रीडिंग में क्या चेंज आएंगे। जरा फटाफट वीडियो को पॉज करके करिए बच्चों। अब देखिए क्या पिक्चर बनती है। अभी शुरुआत में पहले तो रीडिंग कितनी थी बच्चों, जब ये आइस ब्लॉक नहीं था, जब आइस ब्लॉक नहीं था तब रीडिंग थी बच्चों mg, मानते हैं ये बात, व्हेन आइस ब्लॉक वाज नॉट देयर। अब अगली बार जब आइस ब्लॉक आ गया, जब आइस ब्लॉक आ गया तो रीडिंग जो आएगी बच्चों सेकंड टाइम की, जब कंप्लीट आइस ब्लॉक है। पहला केस जब आइस ब्लॉक नहीं है, व्हेन नो आइस ब्लॉक इज देयर, तो जो रीडिंग आ रही है बच्चों, सबसे पहली वाली जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है बच्चों कितनी, m इंटू जी। अब कंप्लीट आइस ब्लॉक आ जाएगा बच्चों, तो रीडिंग कितनी आएगी, चलिए कंप्लीट आइस ब्लॉक जब आ जाएगा तो रीडिंग कितनी होगी बच्चों, रीडिंग आएगी mg प्लस अब थ्रस्ट फोर्स। अभी आपने देखा अब थ्रस्ट फोर्स होगा, और ये आप जानते हैं बच्चों अब थ्रस्ट फोर्स, अभी अभी आपने देखा कि वो जो इस बार जो रीडिंग होती है, अगर वो उसको टच नहीं कर रहा है, तो अगर टच कर देगा तब तो फिर पूरा का पूरा आ जाएगा बच्चों। अगर इसी ब्लॉक को मैं इसके कांटेक्ट में ले आता तब तो रीडिंग क्या आती बच्चों, mg प्लस स्मॉल mg। क्यों, फिर तो वो उसके कांटेक्ट में ही आ गया था, उसके कांटेक्ट में ही आ गया था बच्चों। तो फिर उस केस में तो आपको जो है कुछ ऐसी सिचुएशन मिल जाती। बट अभी मैं जो है, हालांकि मैं इसमें जब ये इसको कंप्लीटली टच कर जाएगा बच्चों, तो मैं अपथ्रस्ट फोर्स को काउंट नहीं कर रहा हूँ, फिर वो अपथ्रस्ट फोर्स को काउंट करना पड़ेगा। तो रीडिंग जब ये इसको कंप्लीटली कांटेक्ट में ले आएंगे, तो चलिए अपन रीडिंग निकाल ही लेते हैं, काम करते हैं। कंप्लीटली कांटेक्ट में ले आएंगे बच्चों, तो mg नीचे लगेगा, स्मॉल mg भी नीचे लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, और अपथ्रस्ट फोर्स भी ऊपर लगेगा। तो अब की बार जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा बच्चों, वो कितना आएगा, mg प्लस स्मॉल mg माइनस अपथ्रस्ट फोर्स, ये आएगी रीडिंग भैया। अगर मैं इस ब्लॉक को इसके कांटेक्ट में लेकर आ जाऊं, कांटेक्ट में नहीं लाऊंगा तब रीडिंग किसके बराबर आएगी, इसके बराबर आएगी। लेकिन अगर मैं कांटेक्ट में ले आता हूं तब रीडिंग किसके बराबर आएगी, इसके बराबर, ना कि इसके बराबर। चलिए मैं वापस से यहां पर आता हूं बच्चों, व्हेन कंप्लीटली आइस ब्लॉक इज देयर, तो रीडिंग क्या आएगी। और अपथ्रस्ट फोर्स कितना होगा बच्चों, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए उसका फोर्स होगा बच्चों mg प्लस, मैं ये जो आइस है बच्चों इसकी डेंसिटी को रो सपोज कर लेता हूँ, रो सपोज कर लेता हूँ। तो अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगा बच्चों, इसका मास इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये होगा बच्चों। और ये भाई आइस ब्लॉक जो है, मैं बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ बच्चों, जो आइस ब्लॉक है उसका मास है m, आइस ब्लॉक की डेंसिटी है रो, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, m अपॉन रो। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आइस ब्लॉक, इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो बच्चों ये लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड आ गया, ये लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड आ गया बच्चों, इनटू डेंसिटी इनटू जी, ये आपके पास में आ गया। ये तो रीडिंग पिछली बार से क्या हो गई बच्चों, ज़्यादा हो गई। अब जैसे जैसे आइस पिघलेगी, जैसे जैसे आइस बच्चों मेल्ट होगी, वैसे वैसे आइस का मास कम होता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आइस का वॉल्यूम कम होता जाएगा, तो अपथ्रस्ट फोर्स कम होता जाएगा। भेजा लगाइए, जैसे जैसे आइस मेल्ट होगी वैसे वैसे आइस का ये जो मास है बच्चों वो कम होगा, और आइस का वॉल्यूम कम होगा, और जब वॉल्यूम कम होगा तो अपथ्रस्ट फोर्स भी कम होगा। तो जब अपथ्रस्ट फोर्स कम होगा तो रीडिंग भी बच्चों कम होती जाएगी। हाँ, रीडिंग भी बच्चों कम होती जाएगी। मेरे ख्याल से आप ये समझ सकते हैं। होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जैसे जैसे आइस पिघलती जाएगी वैसे वैसे आइस का वॉल्यूम कम होगा, अपथ्रस्ट फोर्स कम होगा। तो भाई रीडिंग जो आती है वो इसका, ये तो एक्चुअली इतना का इतना ही, प्लस अपथ्रस्ट फोर्स कम होगा तो रीडिंग बच्चों कम हो जाएगी। शायद आपके जहन में ये बात आए, लेकिन आप एक बात और सोचिए कि जब आइस मेल्ट होगी तो आइस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, अपथ्रस्ट फोर्स कम हो जाएगा, तो रीडिंग कम हो जाएगी। लेकिन
उसी टाइम पर बच्चों वो आइस पिघल कर पानी बन चुकी है, वाटर बन चुकी है, तो फिर वो वाले वाटर का मास नहीं बढ़ जाएगा? खोपड़ी लगाइए भैया, जैसे जैसे आइस पिघलेगी आइस का वॉल्यूम कम होगा, लिक्विड का लेवल जो आइस का वॉल्यूम है वो कम होगा, अब लिक्विड ऑफ द वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ वो भी कम होगा, मतलब अपथ्रस्ट फोर्स कम होगा। लेकिन बच्चों उसी के साथ साथ वाटर का वॉल्यूम भी तो बढ़ते जा रहा है। तो जब वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा बच्चों, जब वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? वाटर का मास बढ़ेगा, तो फिर रीडिंग बढ़ जाएगी। तो एक कारण तो कहता है साहब कि ये रीडिंग जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आइस कम बचा, अपथ्रस्ट फोर्स कम बचा, तो रीडिंग कम हो गई। लेकिन दूसरी बात ये भी कि आइस बन गई, आइस से पानी बन गया, तो ये पानी का वेट बढ़ गया, तो फिर क्या होगा? तो चलिए अपन एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग एक काम करते हैं, हम एक बीच में ऐसा ही एजम्पशन ले लेते हैं कि हाफ आइस मेल्ट हो गई। हाफ आइस क्या हो गई बच्चों? मेल्ट हो गई। जब हाफ आइस मेल्ट हो जाएगी तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी बच्चों? फिर जो रीडिंग आएगी R3 वो क्या होगी? इतना तो पानी था ही था, उसकी रीडिंग तो थी, प्लस आइस बन गई पानी में, आधी पानी बन गई, मतलब m/2 मास पानी बन गया, तो इतना बचा, तो रीडिंग ये आई। और ये साथ में आइस कितनी बची? आइस बची m/2 मास की, आइस बची m/2 भाई, आधा पानी बना दिया तो उस पानी के बराबर वेट तो इतना ही हो गया, और आधा आइस बचा, ये इंटू रो अपॉन जी। अब ये देखिए बच्चों, तो इस बेसिस पर क्या आएगा? m इंटू जी प्लस m/2 इंटू जी प्लस m/2 रो इंटू जी। ये कुछ सिचुएशन आएगी बच्चों आपके पास में इस तरह से। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। मैंने क्या करा यहाँ पर भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने आधी आइस को मेल्ट कर दिया, मतलब आधा पानी बना दिया, क्योंकि अब दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग हो रही है। अगर दोनों बातें एक तरफ होती तो जैसा कि जनरली केमिस्ट्री में होता है कि इधर बोलता है ऐसा होगा, इधर बोलता है वैसा होगा, अब दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्टिंग हो रही हैं। आइस पिघलती है, आइस का वॉल्यूम कम बचता है, अपथ्रस्ट फोर्स कम लगता है, तो रीडिंग कम हो जाना चाहिए, क्योंकि रीडिंग जो होती है वो इसके बराबर आती है, ये तो फिक्स था, तो उस बहाने कम हो जाना चाहिए। लेकिन उस आइस के पिघलने से कोई वॉल्यूम जो वाटर जो बना वो उड़ तो गया नहीं, वो तो उसी के अंदर है, तो वाटर बढ़ गया, तो रीडिंग बढ़ जाना चाहिए। तो दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्टिंग हुई, तो मैंने आधा आइस को मेल्ट कर दिया, तो आधा आइस मेल्ट हो गया, मतलब m/2 आइस का पानी बन गया, और m/2 मास आइस का बचा, डेंसिटी उसकी इतनी है, तो ये आ गया। अब आप एक काम करिए बच्चों, इन दोनों में से इन दोनों को अपन कंपेयर करते हैं। जहाँ तक कैपिटल mg का सवाल है बच्चों, तो वो कैपिटल mg तो दोनों केस में बच्चों सेम है। जो कैपिटल mg है बच्चों वो दोनों केस में सेम है, उसमें कोई दोहराए है ही नहीं। कैपिटल mg यहाँ पर भी है। अब ये जो m/रो है बच्चों, इस m/रो को यदि मैं 2 टाइम्स ऑफ m/2 रो लिखूं तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बच्चों ये जो m/रो है, यदि मैं इसे 2 टाइम्स ऑफ m/2 रो लिखूं तो भी चलेगा, मतलब कुल मिलाकर इसे मैं m/2 रो प्लस m/2 रो लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों। m/रो को बच्चों कैपिटल mg तो दोनों में सेम था, मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, ये दोनों में सेम था। अब m/रो और m/2 इन दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ, तो m/रो को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, तो ये क्वांटिटी भी दोनों में सेम हो गई, क्योंकि ये क्वांटिटी दोनों में सेम हो गई बच्चों, mg दोनों में सेम है, तो मतलब मुझे इसको इससे कंपेयर नहीं करना। ऐसे ही अगर मैं देखूँ तो ये दोनों भी सेम हो गए, तो बचा क्या? मतलब ये जो R2 वाली जो रीडिंग आ रही है बच्चों, R2 वाली जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है बच्चों mg प्लस m/2 रो इंटू जी प्लस m/2 रो इंटू जी, ये आ रही है। और R3 वाली जो रीडिंग आ रही है, जब आधी आइस मेल्ट हुई है तो रीडिंग क्या आ रही है बच्चों? mg प्लस m/2 इंटू जी प्लस m/2 रो इंटू जी। अब कैपिटल mg दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है। अब इन दोनों में कौन बड़ा है बच्चों वो देखिए। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। m दोनों में सेम है, g दोनों में सेम है, 2 दोनों में सेम है। और एक बात आप जानते होंगे बच्चों, जो आइस होती है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है।
आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। शायद आप ये जानते हो बच्चों कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। अब अगर ये डेंसिटी वाटर से कम है बच्चों, मतलब कहने का ये है कि 1/ρ की वैल्यू बच्चों ज़्यादा है और 1 की वैल्यू बच्चों कम है। अरे सीधी सीधी बात है भैया, अगर रो की वैल्यू 1 से कम है तो 1/ρ की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ये क्वांटिटी 1 से छोटी है, और अगर 1 को 1 से छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करता हूं तो जो आउटकम आएगा बच्चों वो 1 तो बड़ा आना है भाई। ओए डेंसिटी 1 से कम है तो 1/ρ 1 से बड़ा होगा। सो ये क्वांटिटी बड़ी होगी और ये क्वांटिटी छोटी होगी। मतलब क्या हुआ, बाद में रीडिंग कम हो गई। जैसे जैसे आइस मेल्ट होगी वैसे वैसे रीडिंग जो है बच्चों वो कम हो गई। ये वाली रीडिंग ज़्यादा है भाई, ये वाली रीडिंग जो है, ये वैल्यू जो है, इससे मतलब क्या हो गया बच्चों, इससे ये हो गया कि R2 की वैल्यू R1 से ज़्यादा है। मतलब जब पूरी R2 की वैल्यू R3 से ज़्यादा है। तो जैसे जैसे आइस मेल्ट होगी, ये तो मैंने हाफ पार्ट जस्ट समझने के लिए लिया, और भी आप लोग ले सकते हैं बच्चों। तो जैसे जैसे आइस मेल्ट होगी वैसे वैसे ये वाला जो फैक्टर है बच्चों वो कम होते जा रहा है। ये फैक्टर कम होते जाएगा और कम होते जाएगा जिस तरह से। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे, इफ़ यू आर कंपेयरिंग दिस टू, देन व्हाट यू आर सीइंग बच्चों कि ये जो वैल्यू है वो कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है। मतलब जैसे जैसे आइस मेल्ट होगी बच्चों वैसे वैसे रीडिंग कम होगी। एक समय तक रीडिंग क्या होगी बच्चों, कम होगी। और जब पूरी आइस, व्हेन कंप्लीट आइस मेल्ट्स, जब पूरी की पूरी आइस बच्चों मेल्ट हो जाएगी, व्हेन कंप्लीट आइस मेल्ट्स, तो पूरा का पूरा पानी बन जाएगा बच्चों। जो नई रीडिंग आएगी, नेचुरल सी बात है बच्चों, वो कैपिटल mg, और उस स्मॉल m मास की जो बर्फ थी बच्चों उससे भी पानी बन जाएगा, तो वो भी कितनी हो जाएगी बच्चों, कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg। तो इस तरीके से जो नई रीडिंग आएगी बच्चों, वो नई रीडिंग क्या आएगी, नई रीडिंग जो है बच्चों वो इतनी आ जाएगी। फाइनली इतनी रीडिंग कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमने क्या देखा बच्चों कि जैसे जैसे, हालांकि मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, आइस की डेंसिटी 1 से कम ली। अगर मैं आइस की डेंसिटी 1 से ज़्यादा लेता, जो कि होती नहीं है, तो फिर रीडिंग उल्टा होता, फिर रीडिंग बढ़ती जाती। अभी रीडिंग क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। तो एक सर्टेन टाइम तक रीडिंग जो है बच्चों वो कम होगी, और फिर जब कंप्लीट आइस मेल्ट हो जाएगी बच्चों, तो फिर डेंसिटी जो है बच्चों, फिर जो रीडिंग है वो बढ़ जाएगी, जितनी पहले थी उससे बढ़ जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी बात है बच्चों। यहाँ हो सकता है बच्चों किसी किसी को कुछ ऑब्जेक्शन रहा हो कि साहब आपने आधी आइस को ही क्यों मेल्ट किया, आधी से कम नहीं हो सकती क्या, आधी से ज़्यादा नहीं हो सकती क्या। तो ये तो बच्चों मैंने एक रैंडम बीच का केस ले लिया। अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली हाफ आइस मेल्ट हो, तभी वाला केस नहीं। हम एक काम कर सकते हैं बच्चों, जैसे हमने पहले जब बिल्कुल भी आइस मेल्ट नहीं हुई थी तब की रीडिंग कैलकुलेट कर ली, जब कंप्लीट आइस आपने ब्लॉक उसके अंदर डाल दिया बच्चों तब की रीडिंग आपने कैलकुलेट कर ली। और जब आप एक काम कर सकते हैं बच्चों, थर्ड केस हाफ आइस ना लेते हुए आप पार्शियल अमाउंट ले लीजिए कि चलिए साहब पार्शियल अमाउंट मेल्ट हुआ है, तो उस समय क्या होगा। चलिए अगर मैं एग्जैक्टली हाफ ना लेते हुए मैं बच्चों यदि उसका कुछ पार्शियल अमाउंट ऑफ आइस को मेल्ट कर दूं, मे बी समवाट साहब m1 मास मेल्ट हो गया। अगर m1 मास मेल्ट हो गया बच्चों तो उस समय की रीडिंग क्या होगी बच्चों, जो वाटर था वो तो एज इट इज रहा, ये लीजिए। अब m1 मास मेल्ट हो गया मतलब बचा कितना, आइस बचा बच्चों, कुल मिलाकर इतना आइस। भाई m1 मास ऑफ आइस हैज बीन मेल्टेड डाउन, इतनी आइस पिघल गई। तो वाट एवर अमाउंट ऑफ आइस इज रिमेनिंग m माइनस m1 ऑब्वियसली अपॉन डेंसिटी, मतलब इतना वॉल्यूम इनटू वाटर की डेंसिटी बच्चों इनटू जी प्लस अब व्हाट अमाउंट ऑफ आइस हैज बीन मेल्टेड ऑलरेडी, जितनी आइस पिघल चुकी है सेम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड, उतना वाटर बन जाएगा। तो अब अगर बच्चों हम देखें तो थर्ड केस में मतलब जब पार्शियल अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हो चुकी है तब की रीडिंग अगर मैं कैलकुलेट करता हूं बच्चों, तो ये लीजिए साहब, इन सब में से मैं अगर इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखूं बच्चों, तो मुझे रीडिंग क्या मिलेगी, मुझे रीडिंग मिलेगी बच्चों mg प्लस m बाय रो इंटू जी प्लस बच्चों यदि मैं इसमें से m1g अगर कॉमन निकाल देता हूं तो 1 माइनस 1 बाय रो, कुछ ऐसा आएगा बच्चों मेरे ख्याल से। होप
आपको ये बात समझ में आई है भाई, m बाय रो इंटू जी। एक काम करते हैं बच्चों, चलिए इसमें से मैं जो है माइनस m1g कॉमन निकालता हूँ। माइनस m1g कॉमन निकालूंगा तो 1 बाय रो माइनस 1 आएगा। ये लीजिए साहब। अब अगर आप इसे कंपेयर करें, देखिए इन दोनों को कंपेयर करें बच्चों, मैं सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग का कंपैरिजन करना चाहता हूँ, तो फिर वही बात होगी बच्चों। चलिए मैं सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग को एक बार वापस से यहाँ लिखे देता हूँ, आमने सामने लिखा रहेगा तो कंपैरिजन करना भी आपके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए सुलभ, आसान, सरल हो जाएगा। अब भाई सेकंड वाली रीडिंग क्या है बच्चों? सेकंड वाली रीडिंग जो है बच्चों वो है कैपिटल एम जी प्लस m बाय रो। हेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द आइस। जनरली हम लोग रो बच्चों वाटर के लिए लिक्विड के लिए लिया करते हैं, बट यहाँ पर कुछ अलग बात है। और रही बात बच्चों जो थर्ड वाली रीडिंग है वो कितनी है साहब? वो है बच्चों mg, ये लीजिए साहब, प्लस m बाय रो इंटू जी माइनस m1g बच्चों, और इंटू में कितना? 1 अपॉन रो माइनस 1। ये आपके पास में आ गया। अब अगर आप इन दोनों की तुलना करते हैं बच्चों तो कैपिटल एम जी दोनों में सेम है माशाल्लाह, और m बाय रो इंटू जी भी बिल्कुल सेम है भैया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन मैं माइनस कर रहा हूँ, और ये जो मैं पोर्शन माइनस कर रहा हूँ बच्चों ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि रो इज लेस देन 1। बच्चों आइस की डेंसिटी 1 से कम है, मैं फिर बोल रहा हूँ आइस की डेंसिटी 1 से कम होती है बच्चों। अब अगर रो की वैल्यू 1 से कम है तो 1 बाय रो की वैल्यू नेचुरली 1 से बड़ी होगी बच्चों। इफ रो इज लेस देन 1, अब 1 को 1 से छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करने पर आउटकम 1 तो बड़ा आना भाई, तो ये 1 से बड़ा आएगा, और उसमें से 1 को माइनस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों वो पॉजिटिव आएगा। सो दिस विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस इंटायर एक्सप्रेशन विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी बच्चों। ये इंटायर एक्सप्रेशन जो है बच्चों वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। और अगर मैं इसमें से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी को माइनस कर रहा हूँ, सर्टेनली सेज कि जो तीसरी वाली जो रीडिंग है बच्चों, जब मतलब कुछ सम अमाउंट ऑफ आइस हैज बीन मेल्टेड डाउन, उस समय की रीडिंग जो होगी बच्चों वो पिछली रीडिंग से कम होगी। मतलब जब कंप्लीट आइस पड़ी होगी तब रीडिंग ज़्यादा होगी, और जब आइस पिघलेगी बच्चों तब रीडिंग कम होगी। और जैसे जैसे आइस पिघलती जाएगी बच्चों, जैसे जैसे आइस पिघलती जाएगी वैसे वैसे जो रीडिंग है बच्चों वो रीडिंग और कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे भाई ये क्वांटिटी तो चलिए कांस्टेंट हो गई, लेकिन जैसे जैसे आइस पिघल रही है, m1 इज द अमाउंट ऑफ आइस विच हैज बीन मेल्टेड, जो आइस पिघल चुकी है। अब पिघला हुआ मास बच्चों बढ़ता जा रहा है, तो ये तो चलिए कांस्टेंट हो गया, 1 बाय रो माइनस 1 तो बच्चों कांस्टेंट हो गया। अब जैसे जैसे ये पिघलता जाएगा बच्चों m1 की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब व्हाट क्वांटिटी आर सब्ट्रैक्टिंग, जिस क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो बढ़ती जा रही है, और उस क्वांटिटी को बच्चों आप कम करते, जैसे वो बढ़ती जाएगी तो रीडिंग जो है बच्चों वो कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे आइस पिघलेगी वैसे वैसे रीडिंग और कम होती जाएगी, और अचानक से जैसे ही पूरी आइस पिघल जाएगी बच्चों, जब पूरी आइस पिघल जाएगी तो रीडिंग सडनली बच्चों उस केस में कितनी हो जाएगी? mg प्लस m1g। तो यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन रहेगी बच्चों की पहले रीडिंग जो है वो पहले जब नहीं थी तब रीडिंग ये थी, जैसे ही आइस लेगा तब रीडिंग बढ़ गई अचानक से, फिर धीरे धीरे रीडिंग कम होती गई, और जैसे ही आइस पिघली बच्चों वैसे ही रीडिंग अचानक से बढ़ जाएगी। तो ये कुछ पिक्चर यहाँ पर होगी। होप आपको मेरी बात समझ में आई है बच्चों। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हो बच्चों वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है, और इसीलिए नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होता है, ऊपर वाला फोर्स कम होता है। मतलब कुल मिलाकर जो बॉयंट फोर्स लगता है बच्चों वो ऊपर लगता है, और जितना बॉयंट फोर्स लगता है बच्चों उतना ही लॉस इन वेट आया करता है। और इसी को हम बोला करते हैं बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड के अंदर लेकर जाते हैं, फिर भले उसको पार्शियली लेके जाएं या कंप्लीटली लेके जाएं, देयर विल बी सम लॉस इन वेट, एंड व्हाट वेट लॉस यू ऑब्जर्व बच्चों इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बच्चों कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, और उस बेसिस पर जो उसका अपैरेंट वेट आया था बच्चों वो क्या आया था? उसका एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट फोर्स, ये अपैरेंट वेट था बच्चों। और इसको हम अगर कंप्लीटली किसी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड के अंदर ले गए हों, कंप्लीटली उसके अंदर ले गए हो बच्चों, तो फिर ये कितना आएगा? चलिए मैं वो भी बता देता हूं बच्चों। देखिए एक्चुअल वेट तो ये होगा, और अपथ्रस्ट फोर्स अगर देखा जाए बच्चों तो m बाय रो, यहाँ पर रो जो है बच्चों दैट इज द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। रो में यहाँ पर डेंसिटी किसकी ले रहा हूँ बच्चों? ऑब्जेक्ट की। इतना तो वॉल्यूम हो गया ये लिक्विड की इंटू जी, तो ये आएगा। और इन दोनों में से बच्चों यदि मैं mg कॉमन निकाल देता हूँ तो 1 माइनस सिग्मा बाय रो आएगा बच्चों। ये आप एक्चुअली याद ही रख लीजिएगा बच्चों, इसके भी आपको भविष्य में जरूरत पड़ सकती है कभी कभार कुछ छोटे मोटे सम्स में। सो व्हाट यू सी बच्चों दिस, भाई वेट में जो लॉस वगैरह आया वो तो हमने चलिए कर ही लिया है।
अदरवाइज अपैरेंट वेट जो आएगा बच्चों यहाँ पर इतना आएगा। हेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो किसकी डेंसिटी बच्चों? उस लिक्विड की, उस फ्लूइड की जिसमें आप ले गए हैं बच्चों। और जो रो है बच्चों दैट इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जिस सॉलिड को आप ले गए हैं, यहाँ पर रो उसकी डेंसिटी है। और सिग्मा जो है बच्चों दैट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और अपैरेंट वेट कितना आएगा, लॉस इन वेट कितना आएगा, वही अब थ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा। इसी को आप बोला करते हो बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये कुछ छोटी छोटी सी हमने इस पर बातें की हैं बच्चों। अब हम एक काम करते हैं बच्चों, इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर या बॉयंसी के जो फोर्स पर हमने जो भी छोटे मोटे फार्मूला देखे, इन पर कुछ एक सम्स कर लेते हैं। थोड़ा सा और फंडा या इन फार्मूलों पर हमारी थोड़ी सी बच्चों थोड़ी सी कमांड हो जाएगी।